ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मुझे बता दीजिए आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? विजिबल होगी आप लोगों को? यस सर, विजिबल। ओके, ठीक हो गया। इसको क्लोज कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि जो आप लोगों का असाइनमेंट है उस पे कोई काम किसने करना स्टार्ट किया है। कुछ स्टूडेंट का तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, उनका तो पता है। आयशा, आपने काम करना स्टार्ट किया है उस पर या बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया अभी? क्योंकि एक वीक हो चुका ऑलमोस्ट। बाकी साजिद का भी रिप्लाई मेरे पास आ रहा है, जी रिस्पॉन्स है। अली, जी मैं बोलिए। जो है अभी फिलहाल HTML जो है ना, जैसे कहते हैं घोल के पी जाने वाली चीज, वो तो कर ली मैंने। अभी मैं इस वक्त CSS पे अटकी हूँ, यानी CSS के बेसिक चीजें आधी तो तकरीबन हो चुकी है, लेकिन जब तक मैं वन बाय वन वो चीजें प्रॉपरली लर्न करती हुई नहीं आऊंगी, तब तक मैं प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंच सकती ना, ओके मुझे ओके। लगता है। ओके, बिल्कुल तो ठीक मैं है, बिल्कुल सही। एक एक चीज को लेके चल रही हूँ, एंड देन वो फिर फाइनली एक वीक और मुझे लगेगा कि मैं कंप्लीट CSS भी हो जाएगी मेरी, चलो ठीक है, है एट द तो एंड ऑफ, जो हाँ, एट द एंड ऑफ जी 3 वीक्स आपको कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए। ना हो कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक होकर आ रहे हो, बोले हमने कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था, ताकि वो आप लोग देख लें, और फिर हम इंशाल्लाह अगर देखेंगे कितना क्या रिस्पांस आता है स्टूडेंट का, फिर हम कोशिश करेंगे एक वीक के मतलब कि एक क्लास के अंदर एक ही 1.5 क्लास लगाकर हम उस डिजाइन को यहाँ क्लास के अंदर डिजाइन करेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट वहाँ निकले हुए। क्योंकि मैंने बोलता है हम करेंगे, बट लास्ट क्लास में टाइम इतना नहीं मिला था कि हम लोग कर सकें। तो हम उसी डिजाइन को इंशाल्लाह फिर खुद इंप्लीमेंट करेंगे इस क्लास के अंदर, अगर देखते हैं अभी रिस्पॉन्स क्या था। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट को मुझे बताएगा, हमने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था जेएस के बारे में अपनी डेमो क्लास के अंदर। किसी को कोई आइडिया है? जावास्क्रिप्ट हमने एचटीएमएल पढ़ी, हमने सीएसएस पढ़ी, अब हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसकी नीड पड़ी है? इसको पढ़े बगैर क्या हमारा काम नहीं हो सकता है? एनीवन प्लीज, जो भी जिसको आंसर आता है वो काइंडली आंसर दे, ताकि अगर आपके माइंड में आपको गलत आंसर भी बैठा हुआ है, आप मुझसे शेयर करते हैं क्लास के अंदर, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई करेक्शन होगी तो मैं कर दूंगा, और नहीं तो अच्छा होगा अगर आप सही बता देंगे तो प्लीज। साजिद, सैफ, आयशा। जावास्क्रिप्ट, जी जावास्क्रिप्ट जो है ना, बेसिकली किसी भी वेबसाइट को जो है रन करने या फंक्शन उसके जो है वो बेस कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक अभी तक है, इतना ही समझा है। सही सही, बिल्कुल सही है। सैफ, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, हाँ आप ठीक, फिर सामने से बोले सैफ, आपका जो है ना एनिमेशन जो है, एनिमेशन तो हम लोग, हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी और एडवांस लेवल के एनिमेशन वगैरह के लिए भी हम जेएस यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन वगैरह हो तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, बट एनिमेशन का जितना पार्ट है हम सीएसएस से कवर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कम इस तरह के साइज होते हैं कि हम जेएस वगैरह यूज कर रहे हैं उसके लिए। बाकी सेकंड चीज आती है यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट जो है, सपोज कर लें कि एक इंसान है, एक इंसान का ढांचा भी बना हुआ उसके अंदर, और उसके अंदर उसकी मतलब के ऊपर बॉडी की स्किन वगैरह हर चीज है। ठीक है, बट वो बेचारा सफर, उसको कोई हुआ, कोई भी मतलब के कॉमा में चला गया। ठीक है, तो अब वो जो कॉमा में चले गया, वो इस तरह नहीं है कि उस इंसान की वो मतलब एचटीएमएल और सीएसएस लिखी हुई है इसके अंदर, उसकी जेएस है वो बिल्कुल ही मतलब, हाँ, एक तरह से इस तरह ये भी नहीं बोल सकते कॉमा में जाने में हार्ड तो उसका वर्क कर रहा होता है, वो फंक्शन होता है, बट फिर भी मैं एग्जांपल लेने को बिल्कुल अभी डेड बॉडी है, या डेड बॉडी की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, सब छोड़ते हैं। तो डेड बॉडी जो हमारे पास है उसकी एचटीएमएल सीएसएस तो पड़ी भी है हमारे पास, बट उसमें जेएस नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसका हार्ट पंप कर रहा है, ना उसके आर्म्स काम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना वो बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना खांसता, ना पी सकता है। ठीक है, तो अभी इस केस के अंदर वो हमारे पास एचटीएमएल सीएसएस हुई पड़ी है, बट इसके अलावा हमारे पास जो जेएस है वो बिल्कुल उसमें नहीं हुई। ठीक है, तो अब उसमें जान डालना और उसमें बाकी सब चीजें ये फंक्शनल करना, उस चीज को हम जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। अब इस आपने जो बॉडी की मैंने एग्जांपल दी है, उसको आप सिंपल अपने एचटीएमएल की वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हैं कि एचटीएमएल की सीएसएस, एचटीएमएल आपने लिख दी और सीएसएस लिख दी वेबसाइट की, बट वो आपकी फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल किस केस के अंदर, मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पे हम चलते हैं डब्ल्यू स्कूल्स के ऊपर, तो यहाँ मैं जूम आउट कर लेता हूँ, बस इतना काफी है। अब यहाँ पर सपोज कर लें कि मेरे पास ये बटन है। ठीक है, या इस तरह बोलता हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसी क्लिक के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये चीज इसने शो करवा दी है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर इस क्लिक के ऊपर तो हम ये डिस्प्ले नैनो हाइट से भी करवा सकते हैं, बेसिक एग्जांपल है। ठीक है,
हमें किसी चीज को कंडीशनली कोई चीज दिखानी हो कि भाई अगर आपका सपोज कर लो मैं बोलता हूँ हम एक जेंडर है मेरे पास और मैं बोलता हूँ अगर जेंडर की एज जो है जेंडर मेल है ठीक है तो उसको जो है मेल के अंदर नहीं एग्जाम्पल सही बैठ रही रुके एक मिनट हाँ मैं बोलता हूँ अगर मैं एक स्टूडेंट की एज है जो कि है मोर देन 18 ठीक है अगर वो इनपुट हम लिखते हैं बनाते हैं यूआई के अंदर और इनपुट में यूजर वैल्यू देता है 16 ठीक है तो हम 16 को लेंगे और 16 को चेक करेंगे कि वो 18 से छोटा है 16 ऑब्वियसली 18 से छोटा है तो हम बोलेंगे कि आप एडल्ट नहीं हो हम नीचे शो करवा देंगे यूआई के अंदर यू आर नॉट एडल्ट ठीक है और इसी तरह में अगर यूजर इनपुट देता है 19 20 50 या कुछ भी देता है ठीक है तो मैं उसको कंडीशनली चेक करूंगा मैं चेक जो यूजर इनपुट मिला होगा उसको मैं जावा उस वैल्यू को एचटीएमएल की वैल्यू को वहां से उठाऊंगा जावास्क्रिप्ट में लेकर आऊंगा ठीक है और जावास्क्रिप्ट में लाने के बाद जो भी मैंने इनपुट पे वैल्यू डाली है उसको लाने के बाद मैं अपनी वैल्यू से कंपैरिजन करवाऊंगा अब अगर सपोज करो उसने 50 डाला है तो 50 में चेक करूंगा कि ये लेस देन 18 है वो बोलेगा 15 लेस देन नॉट नहीं 18 से लेस नहीं है तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई अब फॉल्स हो गई तो हम एल्स वाले ब्लॉक में चलेंगे जिस तरह हम कंडीशनली कोई काम करना चाह रहे हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं कोई लूपिंग यूज करना चाह रहे हैं या हम लोग सपोज कर ले कल को हमारे पास अभी हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाई वो हमने स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी ठीक है जो भी हमने थोड़ा बहुत बनाई थी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई यहाँ पर या आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे हम जो भी काम कर रहे थे वो हम लोग स्टैटिक कर रहे थे अब स्टैटिक काम करने में नुकसान क्या होता है स्टैटिक काम करने में नुकसान आपका सिंपल सा ये बोल देता हूँ मैं कि अब जिस तरह ये आपके पास ये है ये देख रहे हैं ये आपका साइड बार आ रहा है अब साइड बार में अगर आप गौर से देखें तो ये जितने भी आपके पास लिंक्स हैं ठीक है जितने भी लिंक्स हैं इन सब लिंक्स का अगर मैं एचटीएमएल लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ठीक है हालांकि डिजाइन भी सबका सेम है सब चीजें सेम है अगर मैं इनको अपना क्या बोलते हैं डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर लिखूंगा तो मेरा कोड बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा बजाय इसके कि मैं इसको एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरे बनाऊं और एरे के अंदर स्टोर करवा दूं फिर उसको लूप करवाऊं लूप करवा के उसको यूज कर लूं तो मेरा काम काफी एक तो कोड मेरा शॉर्टर हो जाता है और कोड मेरा डायनेमिक हो जाता है ठीक है इसी तरह कल को अगर सपोज कर लो अभी आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है कल को मैं एक अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड बनाता हूं जहां पर मैं क्या करता हूं अपने ब्लॉग्स को अपलोड करवाता हूं ठीक है ब्लॉग्स को मैं अपलोड कर रहा हूं मतलब कि ब्लॉग का टाइटल डाल रहा हूं कोई भी ब्लॉग क्रिएट करवाता हूं तो मेरे को फॉर्म देता है फॉर्म में ब्लॉग का टाइटल डालता हूं उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूं उसकी इमेज अपलोड करवाता हूं ये तीन चीजें मैं करता हूं अब वो मेरे डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाती है ठीक है अब डेटाबेस से जो सेव हुई है उसको मेरे यहाँ पे फ्रंट एंड पे जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर लाके शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे कोई ना कोई अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी ठीक है वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है वो पीएचपी हो सकती है वो बाकी और भी अदर लैंग्वेजेस भी पाइथन हो सकती है कुछ भी हो सकती है अब उस डेटा से आपके डेटा से सर्वर तक और सर्वर से आपके फ्रंट एंड तक जो आपको जो डेटा है उसको उठा के लेके आने का काम आपकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कर सकती है तो उसके लिए हम एचटीएमएल यूज करके वहां से नहीं मंगवा सकते ठीक है तो हम लोग क्या हेल्प लेंगे जावास्क्रिप्ट की अब जावास्क्रिप्ट वहां से कोड लेकर आएगा डेटा लाकर जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा और फिर जावास्क्रिप्ट से हम उस डेटा को डायनेमिकली लूप लगाकर किसी भी तरीके से हम उसको अपनी यूआई के अंदर शो करवा रहे होंगे ठीक है तो हमें ये जावास्क्रिप्ट जो है इसलिए हमारी रिक्वायर्ड होती है कि हम लोग जाहिर सी बात इस तरह डायनेमिक काम करना हो अपने डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करनी अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी हो या फिर कोई भी हमें इस तरह काम करना हो तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं ठीक है अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाने के लिए ठीक है इन शॉर्ट अच्छा यहाँ पर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए जो हम थोड़ा बहुत पॉइंट बताएं इसमें कोई क्लियर ना हो चीज तो एनीवन हाफिज साहब आयशा सैफ कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं नहीं तो हम आगे चलते हैं जल्दी से नो सर कोई इशू नहीं ओके ठीक हो गया अच्छा तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्यों है मैंने आप लोगों को आपको शायद याद हो तो मैंने आप लोगों को वही लिखने से स्टार्ट होगी दोबारा से हद हो गई आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक फनी पोस्ट मीम शेयर किया था हाँ चलेगा जिसमें आप लोगों की जावास्क्रिप्ट को ये देखें ये वाली चीज कम ऑन अब यहाँ पे देखें आप लोग क्लियरली आप देख सकते हैं कि आप इसको करके जावास्क्रिप्ट करके फ्रंट एंड अपना बना सकते हैं आप बैक एंड बना सकते हैं आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं मशीन लर्निंग कर सकते हैं आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं गेम डेवलपमेंट आप लोग कर सकते हैं बट छोटे लेवल के ऊपर मतलब आपको इस तरह की पबजी टाइप की या क्या बोलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी या इस तरह की बड़ी गेम्स नहीं बना सकते आप 2D के अंदर जिस तरह स्नेक की गेम होगी इस तरह की गेम्स आप बना सकते हैं ठीक है या टू डायमेंशनल गेम्स ठीक है अच्छा
तो मतलब इतना सारा काम आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करके कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है। ठीक है, नोड जेएस जब नहीं था उस टाइम हम इसका बैकएंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इसका बैकएंड में हम कर सकते हैं। हमारे पास के मोबाइल जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, जैसे कि रिएक्ट नेटिव है, जो जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करवा सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क electron.js है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। और सो एंड सो फॉर। मशीन लर्निंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसमें कुछ होंगे इसके भी अपने फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज वगैरह, तो उसके थ्रू हम मशीन लर्निंग का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक लैंग्वेज को सीखते हो आप कितनी जगहों पे काम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऑफ द वेब। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न, बिल्कुल सही बात है, काफी इजी है एज कम्पेयर टू जावा और सी प्लस प्लस के, सी शार्प के। आपके वो काफी उनका स्ट्रक्चर, उनका सिंटैक्स काफी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो टॉप पे इजीएस्ट लैंग्वेज आती है लर्निंग कर्व के लिहाज से, वो आपकी पाइथन होती है। पाइथन के बाद आपकी सेकंड नंबर पे आपकी जावास्क्रिप्ट आ रही होती है, फिर आपके इस तरह नीचे जा रही चीजें वगैरह। ठीक है, this tutorial will teach you JavaScript from basic to advanced। ठीक है, एग्जांपल इन ईच चैप्टर। अच्छा, यूज द मेन्यू वी रिकमेंड। ठीक है, ठीक है, अब जिस तरह ये देख लें, वी रिकमेंड रीडिंग दिस ट्यूटोरियल इन द सीक्वेंस लिस्टेड इन इफ यू हैव टू लार्ज स्क्रीन। हाँ, सिंपल सा आप लोग इस तरह की एग्जांपल देख लें, कहीं पे आपको क्लिक इवेंट ट्रिगर कर रहा है। अब आप लोगों को पता है क्लिक इवेंट वगैरह हमारे पास एचटीएमएल के अंदर नहीं है। होवर वाला इफेक्ट तो है कि हम किसी भी चीज के ऊपर होवर करें तो उसका ये देख रहे हैं, मैं होवर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा डार्क ग्रे हो रहा है। ठीक है, बट क्लिक वाली फंक्शनैलिटी जो है, अगर लिंक के ऊपर क्लिक करें वो तो अलग बात है, बट अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और फिर उसको हमें डिस्प्ले नन या हाइड कुछ तरह की चीजें करवानी है, तो वो हम लोग अपने एचटीएमएल के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, एग्जांपल आर बेटर देन 1000 वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, ये भी सही बताया इसने। दिस रोल कवर एवरी। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा देखा है कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, कि मतलब हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अपना प्रोग्रामेटिकली बनाने के लिए या फंक्शनल बनाने के लिए, उसको मतलब थोड़ी सी पावर्स देने के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हम बोल सकते हैं कि जिस तरह आपने अगर अक्सर फॉर्म्स के अंदर देखा होगा, या आप किसी वेबसाइट के अंदर लॉग इन करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो किसी आपने डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन किया है। ठीक है, किसी भी डैशबोर्ड के अंदर, या नॉर्मल से एग्जांपल मैं देता हूँ एक वेबसाइट की, कि सपोज कर ले आपने अपना किसी फॉर्म फिल करने के लिए गए हैं, और वहां पर आपने सपोज कर ले अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट किए है पाकिस्तान। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब उसके अंदर आप सिटी सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास सिटी जो आएंगे वो पाकिस्तान के सिटीज ही आ रहे होंगे उस ड्रॉप डाउन के अंदर। अगर आप लोग सपोज कर लें, क्या बोलते हैं, आपने कंट्री सिलेक्ट कर लिया इंडिया, तो आपके पास इंडिया के ही सिटीज आ रहे होंगे अगले ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ये जो काम है कंडीशनली, अब वो क्या कर रहा है, जो आप फर्स्ट वैल्यू उसके अंदर ड्रॉप डाउन में दे रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप आपने अपना कंट्री दिया इंडिया, अब वो वैल्यू अपनी गेट करेगा यहाँ से एचटीएमएल की फॉर्म से, एचटीएमएल की इनपुट फील्ड से जावास्क्रिप्ट में लेके जाएगा, और जावास्क्रिप्ट में जो अगला इनपुट होगा उसकी वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके ऑप्शन में हम चेक करवाएंगे कि भाई इंडिया की जो स्टेट्स हैं, इंडिया की जो कंट्रीज हैं, उस वाले एरिया को वहां पे चलाना है, जो भी इस तरह का हम डायनामिक काम करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं बहुत एडवांस लेवल के ऊपर, अब हम जावा अपनी एचटीएमएल की वैलिडेशन देखते हैं, तो वो हमारे पास इतनी कोई देखने में कोई इतनी अच्छी नहीं होती। वो आपको पता है कि आपका टूल टेप में आ रही होती है अजीब सी बाय डिफॉल्ट जो एचटीएमएल की आपको वैलिडेशन होती है। आपने फॉर्म में वैलिडेशन लगानी है एडवांस लेवल की, आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। इसके अलावा और क्या, आप बहुत सारे इस तरह काम से जो कि आप जावास्क्रिप्ट के बगैर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी मैंडेटरी है। अच्छा, आज से पहले जब हमारे पास नोड.जेएस नहीं था, तब हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड के लिए यूज करते थे, अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाने के लिए। अब अपने बैकएंड पे रिक्वेस्ट करना और फिर वहां से चीजों को लेके आना, वो सब चीजें हम नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, अच्छा, मतलब हाँ रिक्वेस्ट कर सकते थे हम लोग, बट ये कि हम लोग बैकएंड का कोड नहीं लिख सकते थे। ठीक है, उसके लिए हमें पीएचपी करना पड़ता था, या पाइथन करना पड़ता था, या फिर इस तरह की अदर लैंग्वेजेस वगैरह करनी पड़ी होती थी, जिससे हमारा नुकसान क्या होता था कि हमारा जो है हमारा एफर्ट ज़्यादा लगती थी। एफर्ट किसलिए ज़्यादा लगती थी कि हमें एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ी है अपने फ्रंट एंड के लिए, और फिर हमें पीएचपी, पाइथन, रूबी, पर्ल्स, जावा, इस तरह की अदर लैंग्वेजेस सीखनी पड़ी थी अपने बैकएंड के लिए। मतलब हमारा दो जगह में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी। ठीक है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाइम देना पड़ा था दो जगह पे लर्न करने के लिए। तो जब से हमारे पास नोड.जेएस आई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो अब हमारे पास हम बैकएंड का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ही चीज करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट क्लास है आज,
हमारे 2.5 मंथ तक अप्रोक्सीमेटली हमारी जावास्क्रिप्ट चलेगी, जिसमें हम एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीजें कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारी जो कुछ चीजें एक तो रहेगी, जैसे ग्रिड रह गया और एक क्लास हमारी उसमें भी जाएगी। तो इस 2.5 मंथ्स को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है और क्लासेस जितनी ऑनलाइन ले सकते हैं उतनी कंडक्ट करें। जो क्वेश्चन है उस टाइम पे ही आप पूछें, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो है आगे पूरी आपकी जो मंथ्स है कि आप करेंगे, अपना रेक पढ़ेंगे, अपनी जावा अपना नोड पढ़ेंगे, एक्सप्रेस पढ़ेंगे, मोगडी पढ़ेंगे, इस सब की सब चीजें आपकी इस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रही हैं। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट से आपकी बेसिस स्ट्रांग नहीं होगी तो आप उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाओगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लड़खड़ा के गिर जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जावास को जितना ज्यादा आप अच्छे से सीख सकते हो उतना सीखें। जहां पे कोई चीज आपको कंफ्यूजन हो रही है उसी टाइम पे आप पूछेंगे सर ये समझ में नहीं है, कुछ भी है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हमने काफी सारी थ्योरी पढ़ ली कि जावास हम क्यों यूज करेंगे, क्या है ये वो फलान ढिमकाना। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट हम थोड़ा सा अगर इंट्रो लेना चाहें कि जावास्क्रिप्ट कब आई थी, क्या है, वैसे ये थ्योरी में तो पूछते नहीं है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कुछ इंपॉर्टेंट में अपने उसके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आपसे पूछते हैं कि ये आपके पास जावास्क्रिप्ट इज अ लाइटवेट इंटरप्रेटेड और जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फर्स्ट क्लास फंक्शंस। ठीक है, इसको छोड़ो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है। हम यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट ऑफन एब्रिविएटेड एज जेएस। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म जेएस होती है। इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वन ऑफ कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, जब 3 देखते हो ना यहाँ पर, ये यहाँ पर ये देखो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, alongside HTML and CSS, as of 2023, 98% of website use JavaScript on the client side for web page behavior। ठीक है, मतलब कि 2023 के अंदर 98.7% वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड की। अगर सपोज कर लो आपके पास 1 ट्रिलियन वेबसाइट्स हैं आजकल दुनिया के अंदर, ठीक है, तो उसमें से आप खुद अंदाजा लगा लो 98.7% का मतलब क्या है कि मतलब 0.1 समथिंग परसेंट जो यूज नहीं करी जावास्क्रिप्ट, जो कि स्टैटिक वेबसाइट्स होगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मतलब क्लिक इवेंट जो है तो आपका हर जगह पे होगा ही होगा, टॉगल वाली जो फंक्शनलिटी है। ठीक है, साइड बार जिस तरह मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसके अंदर आपके पास स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाकर आपके पास जो साइज है, यार आप लोग इतना लेट क्यों करते हो? आप लोग पता है 12 बजे की टाइमिंग है, आप आधा घंटा लेट हो रहे हो, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट लेट हो रहा है। काइंडली इसको टाइम पे आने की कोशिश करें। पता है आप लोगों क्लास का अपने काम वगैरह जल्दी से मिट ले। चले खैर, तो मतलब 98 पॉइंट, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो 98.7% जो आपकी वेबसाइट है यूज जावास्क्रिप्ट करनी ऑन द क्लाइंट साइड। अब इसका मतलब कि अब हर कोई वेबसाइट जो है जाहिर सी बात में आपका डायनामिक वेबसाइट तो नहीं होगी, वो तो आपकी स्टैटिक की वेबसाइट होगी। बट स्टैटिक वेबसाइट के अंदर भी आप छोटी से छोटी एग्जांपल भी लेते हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के अंदर क्या होता है, आपके पास ये वाला बिहेवियर होता है। अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाऊं तो आपका जो साइड मेन्यू है, ये आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास टॉगल वाला आइकन आने लग जाएगा, हैमबर्गर मेन्यू का आइकन। ठीक है, ये देखिए आपके पास यहाँ आने लग गया, ये रहा, देख रहे हैं। तो ये क्लिक की फंक्शनलिटी भी अगर आपको इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है जावास्क्रिप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसे तो वर्क अराउंड होगा एचटीएमएल भी करने का, सीएसएस के थ्रू भी करने का, बट हम लोग मोस्टली इसको जेएस के अंदर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज आप लोग ख्याल रखिएगा कि जो काम आपका, आप लोग देखेंगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, आपका कुछ काम जो है वो आप सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं और वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा काम आप सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं उतना ज्यादा काम आप सीएसएस के थ्रू करें, क्योंकि सीएसएस जो है आपकी काफी ज्यादा फास्ट है, लोड जल्दी हो जाती है और काफी कम साइज ले रही होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट जो है आपके पास वो काफी आपका लोड टाइम उसका ज्यादा होता है, तो काफी हैवी होती है। तो कोशिश करें जितनी कम आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जो काम आपका सीएसएस के थ्रू हो सकता है उसको आप सीएसएस के थ्रू ही करें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमें कोई डायनेमिकली कोई क्लास देनी हो, कोई आईडी लगानी हो, कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना हो, सपोज कर ले मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मेरी एज जो है, सपोज कर ले मैं यहाँ पर मेल हूं, मैं यहाँ पे मैंने पेज बनाया, ठीक है, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, मैंने उससे जेंडर पूछा, उसने बोला कि हाँ आप जेंडर बताएं, मैंने मेल और फीमेल का 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर वो फीमेल सेलेक्ट करता है तो फीमेल सेलेक्ट करने के फौरन बाद नीचे जो है उसको एक फीमेल का हेलो करता हुआ स्टिकर नजर आ जाए। ठीक है, और अगर वो क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, मेल पे सिलेक्ट करता है तो उसको मेल एक इमेज वो मतलब मैन एक बना वो हेलो हाई करता नजर आ जाए। तो इस तरह की जो कंडीशनल चीजें हैं ना वो आप लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकोगे। ठीक है, सपोज कर लो आप किसी बटन पे क्लिक करते हो और फिर आप उस
किसी यूजर के इनपुट लेने पर उसकी सिलेक्शन के ऊपर आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो या उसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो कि आप डोम मैनिपुलेशन वगैरह के अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ोगे जाके, हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर जाके आप पूरी की पूरी सीरीज भी लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, मीडिया क्वेज लगाना हो या कुछ भी करना हो, वो सबका सब काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, आप इसके इसको यूज करते हो, आप सारा का सारा काम अपना निकाल सकते हो, कर सकते हो उससे। ठीक है, ओके। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया है कितनी ये पॉपुलर है। ठीक है, ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। ठीक है, अच्छा, ऑफन जो आपकी ज्यादातर यूज हो रही है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के जो आप यूज कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे ब्राउजर की कोई आपने, मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि कैरोजल का आपको मैंने बताया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कैरोजल का, जो भी नाम था वो मैंने आपको सेंड किया था, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि वो जो कैरोजल है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होगी। ठीक है, मतलब ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, मतलब कि ऑफन मोस्टली जो आपकी यूज हो रही होती है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो आप यूज कर रहे होते हो उसके अंदर भी पीछे जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होती है। ठीक है, इवन कि आप लोगों ने देखा था बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी आपके पास जावास्क्रिप्ट यूज हो रही थी। ठीक है, अच्छा जी, तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो जावास्क्रिप्ट पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या आपकी कंपाइलर लैंग्वेज है। ठीक है, दो तरह की लैंग्वेज होती है, कंपाइलर लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। तो जावास्क्रिप्ट आपकी लाइट और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड में क्या होता है, आपकी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन हो रही होती है, और आपकी जो कंपाइल होता है, कंपाइलेशन जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो कोड होता है, फाइल का कोड होता है, वो एक साथ ही सारा का सारा कंपाइल हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक डिफरेंस आ गया। देन उसके बाद पूछते हैं आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो नेचर, उसकी नेचर जो है वो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। अब इसको अभी आप लोगों को थोड़ा अजीब सा वर्ड लगा होगा, बट आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोड है वर्सेस एसिंक्रोनस। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी है। बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है वो सिंक्रोनस है, बस अभी आप लोगों ने इतना याद रखना है, इसकी इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं बस सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में, और पूछे तो आपने बताना है कि सिंक्रोनस है। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी आपको पता चल जाएगी किस तरह सिंक्रोनस है किस तरह एसिंक्रोनस है, और हम इसको एसिंक्रोनस बना किस तरह सकते हैं। ये सिंक्रोनस तो सिंक से आई गेस ये निकला है वर्ड ना। आ, सिंक तो रियल टाइम पे सारे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, सिंक्रोनस में हम इसको में बोल रहे होते हैं कि आपकी सिंक्रोनस जो कोड होता है बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट कोड होता है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन हो रही होती है। ये नहीं कि आपका सपोज कर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसे आपने वेरिएबल असाइन किया कुछ भी किया हुआ, और देन नीचे आप एक सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ डेटा मंगवाने के लिए वहां से, तो उस रिक्वेस्ट का वहां डेटा आने में कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड्स। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का जो लाइन एक लाइन का कोड है उसको जावास्क्रिप्ट कुछ ना कुछ टाइम अलॉट कर रही है कि भाई आपको इतने टाइम के अंदर एक आपको इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, वो वेट नहीं करेगा किस चीज के लिए। ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर हमारा सिंक्रोनस कोड है तो वो नीचे लाइन पर चले जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में जाके सपोज कर ले आपने वो वेरिएबल यूज किया ऊपर वाली लाइन का, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि भाई इसका आपका अनडिफाइन है, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं। तो सिंक्रोनस का मतलब ये है कि आपका वो जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट कोड है वो किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बट एसिंक्रोनस कोड के अंदर हम लोग इस तरह की चीजें कर सकते हैं और उसको जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बिहेवियर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल टॉपिक अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमने वेरिएबल्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम इसके तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम आने जल्दी से अपने एक मैं एक काम करता हूँ इसी फोल्डर के अंदर, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जेएस का। ठीक है, ठीक है, जेएस का फोल्डर बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं क्लास। इसके अंदर मैं काम कर लेता हूँ न्यू फाइल, और हमारी ये क्लास कौन सी है, मेरे ख्याल से क्लास 13 क्लास है ना, क्लास 13। और इस तरह मैं करके 1 लिख दूंगा, तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास थी और वैसे ओवरऑल 13 क्लास थी। ठीक है, डॉट जेएस। ठीक है, सिंटेक्स आप लोगों को याद रहेगा कि यहाँ पर आपका मतलब सिंपल सा ये है, ये फाइल नाम देने का कि क्लास 13 है, ओवरऑल जो हमारी 13 क्लास है, और 1 का मतलब यहाँ पे क्या, -1 का मतलब है कि फर्स्ट क्लास। ये याद रहेगा। ठीक है, आगे जितनी हम लेके चलेंगे इसी फॉर्मेट को लेके चलेंगे अपनी फाइल नेम के साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर आके बाहर आकर एक रूट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम उसको कहीं दिखा भी तो सके। यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको बाहर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके अपनी index.html की एक फाइल बना लेते हैं।
सॉरी, ये ओबीसी स्टूडियो की मेहरबानी है, अच्छा खासा उसमें सही चल रहा था। खैर देखते हैं। कम ऑन, हद हो गई। फाइल ही क्रिएट नहीं की अभी तक। वाह अमेजिंग। मैं यहाँ पे कोई पहले फाइल पड़ी हुई उसी को ओपन कर लेता हूँ। भाई तुम नहीं क्रिएट करो, इसमें नहीं है, उसे फाइल बनाई नहीं है। चलो खैर मैं इस पे एक काम करता हूँ। सबसे पहले हम आगे सिंपल सा अपने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। पहला प्रोग्राम जो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोग कर रहे होते हो, वो हमारा होता है किसी भी चीज को प्रिंट करवाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियसली जिस तरह होता है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इस कॉम सिंटेक्स क्या है, आपको कंसोल लिखना है, कंसोल के बाद लॉग लिखना है। ठीक है, शुक्र है भाई आके मेहरबानी आपकी, आपने क्रिएट कर दी। सो जाओ आप कंसोल और लॉग लिखेंगे और देन यहाँ पर आप स्ट्रिंग के आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट के बाद आपने स्ट्रिंग देना है। ये आपका सिंगल कोट भी आ सकता है और डबल कोटेशन सब डबल इन्वर्ट कॉमा भी आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिख दोगे। कुछ भी आप लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। बस मैं चेक करवाने के लिए आपके जावास्क्रिप्ट का कोड, एक वैलिड कोड है ये, इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। और देन मैं अपने अब ये जावास्क्रिप्ट ये जो आउटपुट है जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे करके दिखाया इस जगह पर, ठीक है, ये आउटपुट को अगर हमें देखना है तो हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके लिए हमें इसको अपनी HTML फाइल के अंदर लिंक करवाना होगा। ठीक है, हाँ अगर हम नोड में जाएंगे तो नोड में हम लोग यहाँ पर नीचे भी इसके टर्मिनल में भी देख सकते हैं, बट अभी फॉर टाइमिंग हम यहाँ पर अपनी फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के साथ लिंक करवाना पड़ेगा और हम ब्राउजर के ऊपर जाके ही देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लाइंट साइड, और आपसे कोई पूछ सकता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है। ठीक है, क्लाइंट साइड का मतलब क्या है कि आपकी वो सब की सब चीजें, जैसे कि आपकी HTML है, HTML आपको कहाँ नजर आती है, क्लाइंट साइड पर। क्लाइंट साइड का मतलब क्या है, जो यूजर को नजर आ रहा है, UI जो होती है, ठीक है, जो आप वेबसाइट बना रहे होते हो, तो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो भी आपके क्लाइंट साइड ब्राउजर के अंदर जाकर, जो क्लाइंट का ब्राउजर होगा वहीं पर जाके रन हो रही होगी, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ठीक है, पहले बोलते थे, अब हम इसको बोलते हैं कि सर्वर साइड लैंग्वेज भी है हमारी। क्यों? क्योंकि अब हमारी ये जो लैंग्वेज, हमारे कंसोल लॉग कोड है, ये हमारा ब्राउजर के ऊपर भी चल सकता, ब्राउजर के अलावा भी ब्राउजर के आउटसाइड भी चल सकता है। ठीक है, तो किस तरह चलेगा वो हम लोग जब नोड.js वगैरह पढ़ेंगे उस हम लोग देख लेंगे। मतलब क्लाइंट के अलावा हमारा सर्वर जो बैकएंड का कोड होता है, तो उसको हम सर्वर बोल होते हैं, वहां पर भी हमारे पास चल रहा होता है क्लास 13 यस। ठीक है, अच्छा अब इसको लिंक कैसे करवाना, मैंने आप लोगों को बोला था कि जावास्क्रिप्ट को आपको लिंक करवाने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। अच्छा इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक ये जो मैं यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर रहा होता हूँ, ये मीम्स नहीं होते हर दफा, इसमें कोई ना कोई आपको सीखने के लिए मिल रहा होता है। मैंने यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक आपको एक पोस्ट शेयर की थी, मैं ऊपर देखता हूँ यहाँ पर, दिस वन। ठीक है, तो स्क्रिप्ट लोडिंग डिफरेंस रेगुलर एसिंक एंड डेफर, इसको भी देख लेते हैं। मैंने ये चीज नहीं बताई थी। दो चीजें, पहले तो हम क्या कर रहे होते थे कि नॉर्मल हम रेगुलर देखें तो हम लोग इस तरह कर रहे होते थे, या तो हम स्क्रिप्ट लगाते हैं इनसाइड ऑफ हेड टैग, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया था, या फिर हम लोग लगाते थे स्क्रिप्ट टैग को कहां पर, एट द एंड ऑफ बॉडी टैग। ठीक है, जब बॉडी टैग आपको क्लोज होने लगता है उससे पहले बिल्कुल हम लोग लगा देते हैं। मैंने बोलता कि ये आपकी नीचे जो आपकी वे है ये अच्छा तरीका है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। अब फर्स्ट वन क्यों अच्छा तरीका नहीं है, देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो आपको पहले क्या होता है, HTML पार्सिंग होती है। ठीक है, HTML पार्सिंग मतलब आप HTML का ट्री वगैरह पूरा जनरेट होगा, सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपने हेड टैग, यहाँ पर हेड टैग के अंदर कोई स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, पॉज HTML पार्सिंग, आपके HTML की पार्सिंग को पॉज कर दे एक तरह से। ठीक है, मतलब कि आपका जो UI, आपने जो भी कोड लिखा होगा वो आपके वेब ब्राउजर पर शो होना नहीं लगेगा, बिल्कुल पेंट, जो आपने कोड लिखा होता है वो आपके वेब ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर पेंट हो रहा होता है ना एक तरह से, जो आपको यूआई में नजर आ रहा होता है, तो ये पेंटिंग हो रही होगी आपके ब्राउजर के ऊपर, वो आपकी एक तरह से रुक जाएगी, एक तरह से इस तरह समझ लें। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, फेचिंग स्क्रिप्ट के जो भी आपने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा होगा उसको फेच करेगा और उसको एग्जीक्यूशन करवाएगा उसकी। ठीक है, उसको कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उस टाइम तक आपका क्या बोलते हैं, ये आपके HTML जो है UI के ऊपर नजर नहीं आ रही होगी, वो बहुत मिनिमल टाइम होगा जो आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे तो आपको ये चीज देखनी पड़ी होती है। ठीक है, देन आपका जब जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको फेच कर लेता है, देन उसके बाद जाके दोबारा से आपके फिनिश HTML पार्सिंग, फिर आपकी दोबारा से आपका जो रिमेनिंग HTML पार्सिंग रह चुकी होती है, फिर उसको दोबारा से पार्सिंग करना स्टार्ट करता है और आपकी UI को कंप्लीट शो करवाता है।
ठीक है। बट अगर हम लोग इसको बॉडी के एंड में वो करते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले पूरी की पूरी एचटीएमएल पार्सिंग होती है। अब मुझे आप लोग खुद बताएं क्या सिनेरियो बेस्ट रहेगा। एक सिनेरियो है कि जिसके अंदर आपकी अभी एचटीएमएल पूरा का पूरा लोड नहीं हुआ है, ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा यूआई नजर नहीं आ रही है और आपने पहले से बैकएंड पे अपने एपीआई पे रिक्वेस्ट कर दी है, कुछ इस तरह के अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दिया है, और फिर दोबारा जब वो एग्जीक्यूट होगी फिर आप एचटीएमएल शो करवा रहे हो, ठीक है, तो बीच में आपको थोड़ा सा जो डिले आ रहा है वो आपको फेस करना पड़ा है। इसके ऑपोजिट एक दूसरा हमारा सिनेरियो है, वो नीचे वाला सिनेरियो, वो ये है कि हमारी पूरी की पूरी पहले यूआई नजर आ जाए, देन उसके बाद हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को फेच करवा लें और उसको एग्जीक्यूट करवा लें, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे वाला सिनेरियो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि भाई हम क्लाइंट को पहले अपनी यूआई कंप्लीट दिखाएंगे, तभी तो अब जावास्क्रिप्ट जो पीछे का कोड हम फेच कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो तो बात की बात है ना। जब पूरी यूआई नजर आ जाएगी तभी तो आपका जो एंड यूजर होगा वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, होवर या कुछ भी इस तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा जिसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट कोड रिक्वायर्ड होगा। बट अगर अभी आपने उसको अपनी एचटीएमएल अपनी यूआई का कोड दिखाया, अपनी पूरी यूआई दिखाई नहीं है, तो उसे इंटरेक्शन कैसे करेगा? उसको कैसे लगेगा कि आपकी वेबसाइट खराब है या इसके मतलब कि डेड हुई पड़ी, चल नहीं रही है, कुछ तरह का आपको उसको मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो वहां पर बेस्ट तरीका क्या रहना होता है कि हम लोग जो है नॉर्मल, मैं तभी आप लोगों को बोला था कि स्क्रिप्ट टैग को आप हमेशा बॉडी टैग के एंड में यूज करें। कहां पर? यहां पर, इस जगह पर। जैसे मैं कर रहा हूं स्क्रिप्ट के मैं लिख लूंगा सोर्स, ठीक है, और सोर्स के मैं इसका पाथ दे दूंगा। कहां पे पाथ देना हमें इसको? हमें देना है इसका पाथ जेएस, ठीक है। जेएस फाइल का मेरा ये वाली फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। मैं सेव करता हूं। अच्छा, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका तो हम लोग ये यूज कर रहे होते थे, ये वाला तरीका हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके और आते हैं। एक होता है कि हम लोग अपने अगर हम लोग हेड टैग के अंदर ही लगाना चाह रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट, बट हम चाह रहे हैं कि हमारी एचटीएमएल की पार्सिंग जो है वो पॉज ना हो, ठीक है। मतलब क्या, अगर पॉज, बता दो क्या होता है। पहला तरीका था हमारी पॉज हो रही थी, फिर हमारा नीचे वाला काम होता था, फैचिंग स्क्रिप्ट कर रहा था और एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट कर रहा था, जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अपना, हम बेशक अपने हेड टैग के अंदर ही लगा लें स्क्रिप्ट टैग को, कोई मसला नहीं है, बट अगर हम एसिंक का कीवर्ड यूज कर लेते हैं, एसिंक का मतलब क्या है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि बैकएंड पर आपका ये जावास्क्रिप्ट वो भी आपकी एग्जीक्यूट हो रही होगी, ठीक है। किस तरह? आपके एचटीएमएल पार्सिंग स्टार्ट हुई है, कुछ टाइम के बाद आपका जावास्क्रिप्ट फैचिंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। और फिर आपका, अच्छा, फैचिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, बस पॉज कहां पर आएगा? जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होगी तब पॉज लेगा ये, ठीक है। फैचिंग जो है वो पैरेलल चल रही होगी, एचटीएमएल पार्सिंग भी हो रही होगी और फैचिंग भी हो रही होगी। बस जब आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाना होगा उस टाइम आपके एचटीएमएल को पॉज लगेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसकी पार्सिंग रुक जाएगी, फिर आपकी जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन होगी, फिर आपकी फिनिशिंग एचटीएमएल होगी। पहले वाले केस में क्या था, ऊपर वाले में, इस वाले में, उसमें आपकी फैचिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के लिए आपके एचटीएमएल स्टॉप हो रही थी, पार्सिंग जो है उसकी स्टॉप हो रही थी। बट यहां पर एसिंक यूज करने से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, हमारी जो पार्सिंग है वो हमारी चल रही होगी और साथ साथ हमारी फैचिंग स्क्रिप्ट भी फैच हो रही होगी, ठीक है। बस पॉज कहां पर आएगा? जब हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तब थोड़ी देर के लिए पॉज आएगा और फिर हमारी एचटीएमएल फिनिश हो जाएगी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम थर्ड उस पे जाते हैं, ठीक है, डेफर वाले के ऊपर। तो डेफर वाले में क्या होगा? पहले हमारी कंप्लीट, इवन के हमने हेड में यूज कर लिया, पहले क्या होगा, हमारी कंप्लीट, हमारी क्या होगी, क्या बोलते हैं, पार्सिंग होगी, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ पैरेलली हमारे पास फैचिंग भी हो जाएगी स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये देखो, अब हमारी एचटीएमएल पार्स हो चुकी होगी और हमारी स्क्रिप्ट भी फैच हो चुकी होगी, मतलब उसका जो कोड है फैच का मतलब उस कोड को लोड करवाना, ठीक है। तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड भी फैच हो चुका होगा और हमारा यूआई भी क्रिएट हो चुका होगा। अब एट द एंड वो जाके करेगा, वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो हमारा तरीका वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, एक तरह से डेफर वाला। तो ये हमारे छोटे छोटे डिफरेंस है, इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमने यहाँ पे इसको लिंक भी करवा ली अपनी फाइल को। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर अपनी लाइव सर्वर को ओपन करते हैं, और लाइव सर्वर को ओपन करने के बाद देखते हैं आज की डेट में ओपन हो जाता है कि नहीं। स्टार्टिंग हो रहा है। इन केस इफ इट टेक टू लॉन्ग ट्राई टू क्लोज ब्राउजर विंडो, नहीं मैं नहीं करना, इनके फॉलो करते हैं। शुक्र आ गया, बहुत टाइम लगा इसमें यार। मैं अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सर हमें यहाँ पर कोई कोड नहीं दिख रहा, ये आप लोगों ने टाइटल दिया था, टाइटल ऊपर आपके यहाँ पे आ गया,
बार के अंदर ये आपको टैब है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड होगा वो हमें यहाँ पे यूआई में नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो यूआई का तो पार्ट है ही नहीं। हमें जावास्क्रिप्ट जो कोड होगा एग्जीक्यूट होगा नजर जो आएगा वो हमारे पास कहाँ होगा, हमें कंसोल के अंदर आउटपुट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देखें यहाँ पर अपने इन्फो टैब में चले जाए, किसी भी टैब के अंदर चले जाए, इन्फो और यहाँ पर ये रहा। अच्छा यहाँ पर आपके ना कंसोल के अंदर कुछ टैब्स हैं। मैसेजेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास सब चीजें मिक्सअप होकर आ रही होती है, आपकी जो आपके एरर मैसेजेस, आपके वार्निंग्स और आपके जो सक्सेसफुल मैसेजेस होते हैं सब मिक्सअप होकर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर यूजर मैसेजेस के अंदर क्या होता है, आपके पास एरर नहीं आ रहे होते। एरर वाले टाइप के अंदर सिर्फ आपको एरर शो होंगे, वार्निंग वाले टाइप के अंदर वार्निंग शो होंगी, इन्फो वाले टाइप के अंदर सिर्फ आपके पास जो इन्फो मतलब जो करेक्ट एस्टिमेट होगी वही आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। अली तो काइंडली आप अगर स्क्रीन को थोड़ा सा जूम ओके ओके, करें। सॉरी मैं भूल जाता हूँ हर दफा, इतना काफी है। ओके तो यहाँ पर आप लोग देखें कि आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट हुआ मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा आपका जावास्क्रिप्ट का एक पहला छोटा सा प्रोग्राम बन चुका है, जो कि आप हर लैंग्वेज के अंदर बनाते हो जाकर, पाइथन हो कुछ भी हो, ठीक है। कि अब पाइथन के अंदर आपको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको ये चीज करने का उसके मेरे ख्याल से प्रिंट होता है। तो प्रिंट के अंदर अगर आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो आपको यहाँ पे वो दिखा देगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एरर थ्रो करेगा। अच्छा प्रिंट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट अलग चीज है, प्रिंट एक फंक्शन है जो कि आपको प्रिंट इस तरह का मॉडल प्रिंट करता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये मकसद नहीं था, हम जावास्क्रिप्ट वाला अपने पाइथन वाला प्रिंट चलाना चाहते, इससे हमें एरर नहीं दिया। अब इस तरह अगर आप उसमें जाते हैं सी प्लस प्लस में जावा में जाते हैं तो वहां पर प्रिंट एफ इस तरह कुछ अलग चीज आती है, सी में आती है मेरे ख्याल प्रिंट एफ के नाम से, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा ये चीज जो है आप लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोई भी वैलिड कोड जो है आप कंसोल के टैब के अंदर जाके भी लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके हेलो वर्ल्ड मैं लिखा, ये देखिए इसका आउटपुट यहाँ मुझे मिल गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा अब इस हेलो वर्ल्ड में और क्या हम लोग कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी आप मैथमेटिकल अपने ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो सब कुछ कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, आप ये काम एचटीएमएल में नहीं कर सकते थे। अगर आपको कुछ सपोज कर ले कुछ 4 इनपुट है, यूजर बोलता है कि भाई आप एक ऐप बना रहे हो जिसके अंदर आप लोग डेली रूटीन के खर्चे को ऐड करके उसको समअप करके उसको शो करवाना चाह रहे हो यूजर को, उसको उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना चाह डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ये लोकल स्टोरेज के अंदर। डेटाबेस का आप लोगों को पता होगा, लोकल स्टोरेज का नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। अच्छा कंसोल लोगों में करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 10 + 10 ये मेरा कल का खर्चा है, ये आज का मेरा खर्चा हुआ, ये मेरा परसों का खर्चा हुआ, ये मेरा उससे पहले वाले दिन का खर्चा हुआ, ठीक है 300, ये लो दे दिया 420। तो आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहे उसके अंदर वो भी करवा सकते हो, ठीक है। आप कुछ इसके अलावा कुछ और कर, अच्छा अब जो भी चीज आप लिख रहे हो ना यहाँ पर अपने कंसोल के अंदर, यहाँ पर ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, आप अपने अप एंड बॉटम एरो की को प्रेस करोगे, ठीक है। तो आपके पास वो जो आपने ऊपर जो आपने लिखे होंगे चीजें वगैरह कोड से वो आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएगा, ठीक है। आप ये देखो आप कर रहा हूँ सारे वो मेरे पास सारे जो प्रीवियस लिखे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर सेव रहते हैं, यहाँ पर अपना ब्राउजर क्लोज भी कर दोगे तब भी आपके पास सेव रहेंगे, ठीक है। ठीक है तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप सपोज कर लो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो, जैसे मैं इसको करता हूँ भाई 10 + 10, इसको कट करता हूँ या राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ -100 कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे, मैं बोलता हूँ 3 से कर लेता हूँ भाई। देखिए क्या आउटपुट आया -280 आया। किस तरह आया अब यहाँ पर, पहले आपको पता डिमास रूल को हम करते हैं डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 100 300 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हमारी प्रायोरिटी हाई होती है तो हम राउंड ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, तो वहां पर कितना होगा 20। अब 20 के अंदर से मैं माइनस करूंगा 300 तो ऑब्वियसली बात है -280 आएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। अब ये वाली तो यहाँ पे हार्डकोड पड़ी हुई है। अब सपोज कर लो आपके पास 4 इनपुट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह बोलता हूँ कि सपोज कर लो आपके पास एक इनपुट है जो कि आपका है डीओबी का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका इनपुट है, यूजर से आप एक डेट पिकर लगाते हो, उससे डेट ऑफ बर्थ पूछते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद आप उसको बताते हो आप कितने ईयर के हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने पूछी और डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद आप उसको ईयर आप बता दो कि आप कितने साल के हो चुके हो। मैं आपने डेट ऑफ बर्थ डालता हूं, मैंने बोलता 9 सितंबर 1998, ठीक है। तो 1998 से अब वो कैलकुलेट करेगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि अभी करंट क्या डेट चल रही है, उससे उसको मतलब कि सिंपलीफाई करेगा, सिंपलीफाई करके वो बता देगा आपको कि भाई अभी जो है आप जो हो वो आप 25 ईयर्स के हो चुके हो। अब ये जो काम है ये आप किस तरह करते हैं, अपने एचटीएमएल के अंदर नहीं कर सकते थे आप, आपको जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी, यहाँ पर आपको सिंपलीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब ये जो इनपुट की वैल्यू थे ये आप जावास्क्रिप्ट में किस तरह लेके जाओगे, उसके लिए हम डॉम वगैरह पढ़ेंगे,
डॉम पढ़ेंगे तो डॉम से हम लोग इस वैल्यूज को वहां पे लेके जाएंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ताकि आप लोग पता चले कि जावास्क्रिप्ट को यूज करे बगैर हमारा काम हो सकता था या नहीं हो सकता था। ठीक है, तो एक छोटी एग्जांपल लेता हूँ। डॉम को करने के लिए मैं डब्ल्यू स्कूल की वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ और कंसोल में आकर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पर। ये नहीं कि सिर्फ मेरे ही कंसोल के अंदर चले, किसी भी आप वेबसाइट पे चले वहां पे इंस्पेक्ट करो, कंसोल के अंदर जाओ, कोई भी जावास्क्रिप्ट वैल्यू लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या गेट एलिमेंट नहीं, मैं इसका करता हूँ क्यूरी सिलेक्टर। अब बहुत सारे सिलेक्टर है, ये सब आप लोग पढ़ोगे, बस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इंस्पेक्ट करता हूँ। पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जावास्क्रिप्ट में मुझे क्या चीज को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये देखो मेरे पास ना एक यहाँ पर है हाँ, मेरे पास एक डिव है। ठीक है, और ये डिव डिव भी कितना बड़ा डिव है, ये डिव मेरे ख्याल से पूरा डिव है ये वाला। ठीक है, अच्छा, इस डिव के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है H2 GS ट्यूटोरियल। ठीक है, ये GS ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर आ गया और उसको मैं चेंज करता हूँ, जे लिख देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, जे ट्यूटोरियल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये आपका टेम्परेरी तौर पर परमानेंट नहीं होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आप नीचे देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके यहाँ पर ये ना चीजें, इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको मैं किसी लिस्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ, एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसको मैं अपने वेबसाइट के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक स्निपेट पड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने किया हुआ था काम कुछ दिन पहले, कुछ काम ही चाहिए था मुझे, तो मैं यहाँ पे आता, मैंने एक स्निपेट बना के रखा हुआ था कहीं पे। क्विक सॉर्ट, नो नो नो, ठीक है, ओके। अब जिस तरह ये देखें, अब ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, जो है कंट्रीज की लिस्ट लेके आ रहा होगा। अब मैं काम करता हूँ, ये कहीं ना कहीं ये इसका इसी का था कोड, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ का कितना पावरफुल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इस फाइल का मुझे पता नहीं है डब्ल्यू स्कूल से कौन सी फाइल है, मैं काम करूँ डब्ल्यू स्कूल कंट्री लिस्ट लिख लेते हैं, तो कंट्री लिस्ट वाला पेज दिखा देगा और फिर उस पेज के अंदर जाकर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जो मेरी जावास्क्रिप्ट थी ये वाली, दिस वन। ठीक है, बिल्कुल ये मेरे ख्याल से यही है, रेफरेंस का मिल चुका है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें कंट्रीज की लिस्ट है। अब आप लोग चाह रहे हैं, सपोज कर लें आपके पास एक टास्क है कि यार मुझे जितनी भी लिस्ट है ना, इसको मैंने अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। अब एक तरीका क्या है कि आप इसको जो कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, और हार्डकोड अपना टेबल इस तरह का जनरेट करोगे, उसके पूरे का पूरा इस तरह की एचटीएमएल लिखोगे जिस तरह से इन्होंने लिखी हुई है, जिस तरह आपको यहाँ पे मिलेगी। मैं दिखाता हूँ, ये एलिमेंट्स में जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं टेबल है, और टेबल के अंदर ये आपके पास क्या है, वीडियो टेबल, टेबल के अंदर आपके पास टीआर है। भाई कहाँ जा रहे हो, ये टीआर है, फिर टीआर है, फिर इस तरह आप मल्टीपल अपना टीआर बनाओगे, टीआर के अंदर टीडी और टीए रखोगे, सब चीजें रखोगे, मैं पूरे टेबल इस तरह क्रिएट कराओगे। एक तरीका तो ये है आप लोग, ठीक है, मतलब आपको इतनी लंबी जो इतनी लिस्ट है उन सबको इस तरह करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ यहाँ से, मैं कोड लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, और देखते हैं यहाँ पर मुझे कंट्री लिस्ट में कुछ मिला है, एम्प्टी एरे, व्हाई, वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ पहले, मुझे अपने एलिमेंट्स पे चलता हूँ और मुझे यहाँ पर ओके, मेरी क्लास शायद यहाँ पे नहीं है, लोगों ने शायद चेंजिंग की है, क्या हुआ है, तो मेरी क्लास वहां से गायब हुई है, कहाँ गया, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे कोड में क्या लिखा था, मैंने इसको डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ मैं इसको इन्वर्ट कॉमा के कोई भी चीज दे दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट, यहाँ पे अपनी आईडी आती, क्लास आती है, तो मैं काम करता हूँ। अभी मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे टेबल की क्लास क्या है, टेबल की मेरी क्लास जो है वो है ये है WS टेबल ऑल। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा, कहाँ पे लिखूंगा, कंसोल में जाता हूँ, ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए, ये भी आप लोगों को पता, कोड को याद रखने की जरूरत नहीं, हो क्या रहा है बस आप लोग देख लेंगे कितना वो हो सकता है। अब मैंने देखिए यहाँ तक किया, और मैं ये चीज भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये भी हटाता हूँ, बस सब हटाता हूँ। मैंने इतना किया है और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, अच्छा एरर आया, एरर इसलिए मैं डबल ये लगा दी। ठीक है, ये देखिए, अब इसने क्या किया है, इसने आपके पास, अगर आप गौर से देखो तो ये देख रहे हो, इसने वही टेबल जो आप लोगों ने जिसकी इसने आपने क्लास दी थी उसी को टारगेट के लिया है। ठीक है, ये देख रहे हो,
जब मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अपनी HTML को, अगर आप उसकी चीज को अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकर आना स्टार्ट करना है, एक्सेस करना है, तो आप इसमें क्लिक कर रहे हो, देखो यहाँ पर पूरा उसकी इसी HTML के ऊपर लेकर आ रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं इसी को ऐड करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके अंदर जाकर मेरे पास आएगा TR और TR। देखो मैंने जैसे TR लिखा, इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो कितने TR है, 240 TR के लिस्ट से नोड लिस्ट मुझे दिखा दी यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे TR जो टेबल के अंदर थे वो सब लेकर आ गया। अच्छा जी, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं TR का बोलता हूँ TD, ठीक है। तो ये देख रहे हो हर TR के अंदर TD भी मुझे लेकर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट के अंदर नजर आ रहा होगा, वो करने की जरूरत नहीं है, बट हम इस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं इन चीजों को, और इनके चीजों को एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं, और फिर लूपिंग करवा सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जितना मैंने बताया इसको भूल जाए, इग्नोर कर दें बिल्कुल, बस मैंने प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि जावा अपनी HTML के कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के बाद उसकी कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे, फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के बाद हम उसको यूआई के अंदर दोबारा शो करवा देंगे, ठीक है, कुछ कंडीशन लगाने में कुछ भी करने के बाद। तो इसलिए हमारी जावास्क्रिप्ट एक तरह से मैंडेटरी है, हमें जावास्क्रिप्ट सीखे बगैर हम कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते एक तरह से, ठीक है। अब आए थे यहाँ पर, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट, हमने यहाँ पर एक सब चीजें सीख ली यहाँ पर कि हमें मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं इसके अंदर। अब आते हैं यहाँ पर, अब ये जो भी कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूँ, अपनी फाइल के अंदर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का, आपको पता चलेगा कंसोल, यहाँ पे लॉग हम कोई भी चीज वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसोल लॉग जो है ना, ये जो चीज है ना, जो लॉग के अंदर आपको आंसर मिल रहा होता है, जैसे मैं सपोज करूँ मैं रिफ्रेश करता हूँ और मुझे हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अब आप कभी भी अपना हेलो वर्ल्ड जो है ना, वो उसके लिए नहीं आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हो, या कुछ भी इस तरह के स्ट्रिंग जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसके लिए नहीं लिखते हो आप। हमें हेलो वर्ल्ड जो है या अपना कंसोल लॉग जो है, वो सिर्फ अपना अपनी टेस्टिंग पर्पस के लिए लिख रहे होते हो, आपको अपने कोड को टेस्ट करना है, उसके आउटपुट को क्या आ रहा है, सही आपको रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, यूआई में दिखाने से पहले। तो आप यहाँ पे चेक कर लेते हो, जब वो सही दिखा रहा हो तो फिर उसके बाद आप उसके लूपिंग करवा के उसको चीजें वगैरह करके कंडीशन लगा के आप उसको अपने यूआई के सेट करवा देते हो, ठीक है। तो कंसोल लॉग आपको सिर्फ आपकी टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कंसोल लॉग के अलावा और भी बहुत सारे मेथड है, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। कंसोल लॉग नहीं है, कंसोल लॉग टेबल है, कंसोल पता नहीं क्या क्या है, मैं कंसोल लिखता हूँ, ठीक है। कंसोल के बाद डॉट डॉट लगाऊंगा तो मेरे को बहुत सारे इसके मेथड आ जाएंगे कंसोल के। ये देखिए कंसोल लॉग लॉग है, एरर है, वॉर्न है, बहुत सारे इसके बाद नीचे ये देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जिनपे 3 पे स्टार बना हुआ है इसका मतलब मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, कहीं और भी अगर स्टार आपको दिखते हैं तो मतलब इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो हम इन्हीं को देख लेते हैं। एरर लिखता हूँ और फिर इसके बाद मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ इस पर लिख देता हूँ एरर, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सिंपल है करेगा, आउटपुट दिखाएगा, बट ये आपके कहाँ दिखाएगा, कोई मुझे गेस करके बता सकते हैं, वॉर्ड। तो यहाँ पे वॉर्ड लिख देता हूँ मैं, WARN वॉर्ड। ये सिंपल कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं पेज मेरा रिफ्रेश होता है, देखें यहाँ पे सिर्फ आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बाकी आपको वॉर्न और एरर नहीं दिख रहा। वो आपको कहाँ दिखेगा, जो वॉर्न आपने लिखा हुआ वॉर्न वाले में जाएगा, ये देखो वॉर्न लिखा हुआ आ रहा है और येलो कलर के बैकग्राउंड में इस तरह की स्टाइलिंग आएगी। अगर आप एरर पे जाएंगे तो आपको एरर वाली स्टाइलिंग मिलेगी, इस तरह आपका एरर वाला उसमें टैब में दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमने देख लिया, ज्यादातर आपके पास आपका हेलो वर्ल्ड से काम चल रहा होता है, इस तरह आप नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब हम आते हैं, जरा सा हम लोगों ने कंसोल लॉग को पढ़ लिया, हमने अपने जावा से छोटे से प्रोग्राम भी बना लिया। अब हम आते हैं जरा वेरिएबल्स के ऊपर। तो मुझे बताएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एनीवन थोड़ा सा बता रहे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी। और वेरिएबल्स को यूज किए बगैर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता, एनीवन? नो आइडिया, मास? ओके, सो मैं ही बता देता हूँ। वेरिएबल्स आपके कुछ भी नहीं होते, वेरिएबल्स आपका एक तरह बोलने कि आपकी जो कंप्यूटर के जो मेमोरी होती है उसके अंदर एक स्पेस एलोकेट करवाने के लिए कि भाई ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूं, ओके।
आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? एनीवन? सैफ अपना माइक म्यूट कर लिया काइंडली। ओके, सो जेएस के अंदर जो आपको वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कुछ भी नहीं होता। वेरिएबल्स आप उसको बोल रहे होते हो भाई कि मेरी ये वैल्यू है, इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आप सिंपल आपका कंप्यूटर के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर कोई स्पेसिफिक स्पेस अलॉट करवाते हैं, मतलब बताते हैं कंप्यूटर को कि भाई ये चीज है, इसको आपने इस नाम से, वेरिएबल का मतलब कि इस नेम से आपने मेमोरी के अंदर इसको स्पेस दे देना है, ठीक है। अच्छा, वो स्पेस कब तक देते हैं? जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा हो। जब आप उसको क्लोज कर देंगे तो आपका स्पेस जो होगा वो भी सब रिमूव हो जाएगा वहां से मेमोरी के अंदर से, ठीक है। इसको अब हम देखें हम लोग अब किस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ वार, ठीक है, बेसिक कीवर्ड आपको वार यूज करना पड़ेगा, देन आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ नेम, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल के नाम को लिखने के कोई ना कोई तरीके हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने वेरिएबल के नेम को कैमल केस में लिख रहे हो। जब कैमल केस क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हम लोग अब हमारे को जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के नाम को लिखने की कुछ ना कुछ तरीके हैं, ठीक है। वेरिएबल्स होता क्या, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कम ऑन, बारिश के बूंदों की तरह आते हैं सब। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैंने बताया कि वेरिएबल्स आपको क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए उस, ठीक है, मेमोरी के अंदर आप वेरिएबल्स को यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल्स कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? आपकी मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस अलॉट कर लेते हैं, ठीक है भाई। आप बताते हो कि हाँ भाई ये फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल है, इसको आप इस नाम से मेमोरी के अंदर स्टोर करवा लेना, ठीक है। अच्छा, आपको वेरिएबल का नेम रिपीट नहीं होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। आप रिपीट बता दो आगे जाके, ठीक है। अच्छा, कैमल केस में आप वेरिएबल्स का नेम क्यों लिखोगे? एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन या स्टैंडर्ड बोल लो आप लोग जावास्क्रिप्ट में। जब भी आप लिखते हो तो अगर आपका वर्ड कोई ऐसा वर्ड है इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, जिस तरह के फर्स्ट और नेम, दो वर्ड है आपके, ठीक है। आप वेरिएबल के नेम के बीच बीच में आप लोग स्पेस नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप इसके बीच में हाइफन नहीं लगा सकते हो। ये देखो आपको एरर थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पर सिंटेक्स एरर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो, आपको अंडरलाइन दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप इसके बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप इसके बीच में सेपरेटर के डॉलर यूज कर सकते हो, आप कोई भी और कैरेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अंडरस्कोर मोस्टली लोग यूज कर रहे होते हैं, बट फिर भी हम लोग ये प्रेफरेंस नहीं रख रहे होते हैं। हम लोग हमेशा लेके चलते हैं कैमल केस को। कैमल केस का मतलब क्या है? जिस तरह आपको देखो कैमल का आपको कहान नजर आता होगा, ठीक है, अप एंड डाउन इस तरह का, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा, इस तरह आपका नाम भी इसलिए पड़ा है इसका। आपके फर्स्ट आपको जो वर्ड है, ठीक है, उसके आपको सपोज करो मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो उसका फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आप स्मॉल रखोगे, ठीक है, बाकी सब तो स्मॉल आएंगे आएंगे। फिर आपका सेकंड वर्ड जैसा नेम है, फर्स्ट और नेम के इस वर्ड के दो नेम आपके वर्ड्स हैं, फर्स्ट और नेम। तो नेम का आपको जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल आएगा, ठीक है। इस तरह मैं फर्स्ट नेम या फिर इस समय बोलता हूँ इज योर, या इज एडल्ट बोल लेते हैं, ठीक है। तो एज में आपका आई स्मॉल आएगा, ऑब्वियसली बात, पहला जो अभी आपका वर्ड होगा वो आपका स्मॉल ही रहेगा, और सेकंड वर्ड का आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आप केस, इसी कैमल केस को आप लेके चल सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाता है, मैं एक और लिख लेता हूँ, अगर थ्री वर्ड्स आ जाते हैं, इज लोअर केस, तो लोअर केस में आपके तीन वर्ड्स आ रहे हैं, इज, लोअर और केस। तो इसमें देखो आपका एल कैपिटल है और सी कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपका कैमल केस कहलाता है, इसी में आप लिख सकते हो। अच्छा, आप अपने वेरिएबल्स के नेम को लिखने के तरीके में बता रहा हूँ आपको क्या क्या तरीके हैं ना। आप इसके इस तरह एक्सक्लेमेशन को मार्क लगाते हो। स्टार्टिंग आपकी हमेशा अल्फाबेट से होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप डॉलर लगा सकते हो। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप नहीं यूज कर सकते, जिस तरह कि आप एट द रेट नहीं कर सकते, आप खुद एरर थ्रो कर देगा। आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ डॉलर लगा के स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आप हाइफन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, या आप खुद देखोगे तो आपको एरर थ्रो करने लग जाएगा, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपका वेरिएबल नेम सेम हो रहा होता तो आप अंडरस्कोर स्टार्टिंग में इस तरह लगाते हो, ठीक है। और आपका सेम वेरिएबल नेम हो रहा हो, आप चाह रहे हो नाम दोनों को सेम देना चाह रहे हो, बट आप यूनिकली भी उसको करना चाह रहे हो तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो उसके साथ, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ वेरिएंट्स हैं जिसको आप यूज करके आप वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ नेम लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख दोगे अपना नाम, मैं लिखता हूँ अली, स्ट्रिंग लिखोगे, डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इवन क्या आपकी जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर आप बैकटिक भी यूज कर सकते हो। बैकटिक क्या है, मैं एक काम करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ और अपना टॉगल स्क्रीन कट मोड ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे बैकटिक भी यूज कर सकते हो। बैकटिक ये वाला सिंबल होता है आपके टैब बटन से ऊपर जो सिंबल आ रहा होता है, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम अली हैदर, ठीक है। और आपका जितने भी जावास्क्रिप्ट कोड होता है उसकी जो कोड की लाइन होती है, ठीक है, लाइन ऑफ कोड होता है। अब यहां पर देखें आप लोग, सपोज कर लें अगर जावास्क्रिप्ट जो है अब हर किसी जो भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर को बताने के लिए कि भाई यहां पर जाकर मेरी स्टेटमेंट एंड हो रही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट के आपका रूल क्या है कि आप उसके बाद एंड में जाके एक सेमीकोलन लगा रहे होते हो, बट जावास्क्रिप्ट इतना एफिशिएंट है, ठीक है, कि वो आप अगर जावास्क्रिप्ट के एंड में जाके कॉलन नहीं भी लगाते हो ना, सेमी कॉलन, तो वो क्या करता है, वो आपको जान देता है, उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी लाइन एंड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर छोड़ भी दोगे तभी आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप बिगिनर हो तो आप लोग यहाँ पर अपना प्रॉपर सेमीकोलन लेके चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अली हैदर। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, आप इसको यहाँ पे डबल कोड लगा के भी लिख सकते हो, पर ये मत करना कि डबल कोड और बैकटिक लगा करो तो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सिंगल कोड भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ नेम, इसको मैं बोल देता हूँ अंडरस्कोर नेम, इसको मैं बोल देता हूँ यूनिक करने के लिए। इवन कि आप इस तरह भी नाम दे सकते हो कि एल लिखो, फिर ए लिखो, फिर एम लिखो, फिर ई लिखो, दे आप इस तरह भी सकते हो, बट ये कोई सेंस नहीं बनता, इस तरह पढ़ने में भी आपको मुश्किल हो रही होगी, ठीक है। तो हम कैमल कैसे लेके चलते हैं, बट अभी यूनिकली करने के लिए मैं आपको इस तरह कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं दोबारा करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इनके अंदर मैं वेरिएबल्स को भी स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नेम, ठीक है, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर नेम सेकंड वाले वेरिएबल को शो करवाने के लिए, फिर डुप्लीकेट करता हूँ ऑल्ट डी से, और फिर यहाँ पर ये वाला नेम लिख देता हूँ इस तरह कुछ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो आप लोगों के पास देखो अली हैदर अली हैदर अली हैदर आपके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर था और आप इसको यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप वेरिएबल्स के लिए कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करवाया, आप यहाँ पे वैर के अंदर अपनी मैं बोलता हूँ एज, एज आप यहाँ पे नंबर में दे सकते हो 20 या 25 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सपोज कर लें आपका मार्क्स जो थे, बट आपको रूल ये रखना है कि आपको पहले वार लिखना है कीवर्ड, ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वार के बाद आप लिखेंगे अपना अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी, फिर इक्वल टू, और फिर उसके बाद आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो आपका नंबर हो सकता है, वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। मार्क्स में सपोज करो 99 पॉइंट, इतने अच्छे तो स्टूडेंट है नहीं, 90.5 ही कर लेते हैं, मैथ्स के मार्क्स आए थे, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद कुछ भी जितनी भी डिटेल लगाना चाहो 77 इस तरह आप लिख सकते हो, पॉइंट में भी आप वैल्यू दे सकते हो। फिर आप यहाँ पे बूलियन में भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज एडल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कर लो 20 एज लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आगे लिख भी देता हूँ, ये आपकी क्या, ये आपके क्या एक तरह से डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा टाइप्स क्या होती है मैं साथ बताता हूँ। आपके पास जावास्क्रिप्ट में दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, और सेकंड होती है वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। स्पेलिंग शायद मैं थोड़ी सी प्रिमिटिव को गलत लिखी है, जाने दीजिएगा, भावनाओं को समझे, वर्ड समझ जाए। डेटा टाइप्स, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा, इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, कौन कौन सी होती है, या फिर आपको बोलते हैं वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप्स, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। प्रिमिटिव का मतलब आपके पास वैल्यू टाइप्स दोनों एक ही चीज है, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस जो है दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
अच्छा, प्रिमिटिव कौन सी होती है, वैल्यू टाइप आपकी कौन सी होती है, ये आपके प्रिमिटिव और वैल्यू टाइप्स होती है, मैं दिखाता हूँ। ये भी आपके स्ट्रिंग है, ये सबके सब आपके स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये जितनी भी है ये भी स्ट्रिंग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, हर किसी लैंग्वेज में आपको पता है कि आपने एचटीएमएल पढ़ी, लैंग्वेज तो नहीं थी आपकी, जो भी सीएसएस है जो भी है, और आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिससे आपने एचटीएमएल पढ़ी है, ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज सॉरी, तो मार्कअप लैंग्वेज में आपको कमेंट देने का तरीका आपका डिफरेंस था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप कमेंट किस तरह कर रहे हो, तो आप 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो और देन उसके बाद जो भी आप लिखते हो तो आपको कमेंट होता है, कमेंट का मतलब आपकी फाइल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा और ना ही आपको उसका आउटपुट में नजर आएगा, ठीक है। और आपको वीएस कोड के थ्रू अगर आपको बैकटिक नहीं लगाने, आप कोई भी चीज लिखो, जैसे मैं आप लिख रहा हूँ स्ट्रिंग्स डेटा टाइप लिख देता हूँ, डेटा टाइप। डेटा का मतलब क्या है, डेटा की टाइप, मतलब डेटा को हम किस किस टाइप में स्टोर करवा सकते हैं, किस किस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा और एंड में या कहीं पे भी आप कर्सर अपना रखो, ठीक है, और आप सिंपल कर दो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, आपकी कमिट हो जाएगी और दोबारा प्रेस करोगे तो अनकमिट हो जाएगी, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये देख रहे हो, ये देखो, ठीक है, इसके बीच में आप टॉगल कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आता है ये नंबर, आप इसके बाद भी आगे स्लैश लगा के आप इसको लिखते हो नंबर, ये आपके पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप आ गई। फिर आपके पास आती है फ्लोट या डेसिमल आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्लोट बोल लेते हैं। और फिर आपके पास आती है बुलियन, सॉरी मैं 20 लिख दिया, इसको हम लिखेंगे ट्रू या फॉल्स। बुलियन में आपके पास दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब कि या तो एडल्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। एडल्ट हो सकता है तो ट्रू है, एडल्ट नहीं हो सकता तो फॉल्स है, सिंपल। अब आप किसी कंडीशन भी यहाँ पे चेक करो, कुछ भी करो, वो अलग बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी है, बुलियन, ठीक है। अच्छा, बुलियन में आपके पास दो होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है बुलियन होगी। अच्छा, हम देख भी लेते हैं यहाँ पे, हमको मिस तो नहीं कर रहे, डेटा टाइप्स इन जेएस, ठीक है। जेएस बोलो या जावास्क्रिप्ट बोलो, आप लोगों ने बताया था कि दोनों जेएस उसी की शॉर्ट फॉर्म है। देखो जावास्क्रिप्ट डेटा आपके पास कौन कौन सी है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बिगिंट है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, सिंपल है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको और भी देख लेते हैं, ये देखो नंबर, अब यहाँ पे देखिए दो आपके पास आ रही होंगी डेटा टाइप्स, ये रही, ये चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अगर मैं इसको जूम करूं, ठीक है, ये जूम तो नहीं हो रहा, बाकी सब चीजें जूम हो रही है। तो अगर आप लोग और से देखें, ये सब चीजें जूम हो गई, ये नहीं हुआ, तो इतना काफी है। आप लोग देखें तो आपके पास डेटा के अंदर दो चीजें आ रही है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो ज्यादा ही जमीन हो गया, ये देखिए यहाँ मैं जूम इन करता हूँ, तो डेटा के अंदर आपको दो चीजें आ रही है, प्रिमिटिव, ओहो, कम ऑन, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, क्या हो गया भाई, आधे घंटे बाद जाकर रिस्पॉन्स दे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वो वाली है आपके पास नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल, ठीक है। सिंपल को भी हम लोग छोड़ेंगे, हम नल और अनडिफाइंड को भी देख लेते हैं। अच्छा, और आपके पास नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या होता है, मैं वो भी दिखाता हूँ, पहले हम नल और अनडिफाइंड को देखते हैं। बूलियन, नंबर, फ्लोट, ये सब तो हमने देख लिया यहाँ पर। और मैं आता हूँ यहाँ पर आपको वार, और मैं बोल देता हूँ क्या बोले, मैं अनडिफाइंड नाम देता हूँ वेरिएबल का नाम भी। वैसे आप अपनी जो कीवर्ड्स होते हैं ना आपके वेरिएबल्स, आपकी जो कीवर्ड्स होंगे आपके, अच्छा एक और चीज, आपकी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वार है, आप आगे पढ़ोगे, ट्रू फॉल्स है आपके पास कीवर्ड, आपके पास क्या बोलते हैं कंसोल है, आपके पास इफ एल्स है, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आप वेरिएबल्स के नाम उससे नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार, ठीक है, तो देखो मेरे एरर थ्रो करने लग गया है, ठीक है। वार इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, ठीक है, वार आपको बता रहा है कि अलाउ नहीं है यहाँ पर आपको वार लिखना, क्योंकि आपके ये कीवर्ड्स जो है आपके पास ऑलरेडी अलॉट है किसी और पर्पज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ और ही लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर अनडिफाइन कर देता हूँ, अनडिफाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं अनडिफाइन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी होगी, एक वेरिएबल प्रिमिटिव, ये भी आ गई अनडिफाइंड, ठीक है। इस तरह आपके पास आता है नल भी, मैं अंडरस्कोर नल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नल, ठीक है। इन सबको मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, लॉक करता हूँ, एलओजी लिखोगे तो आपके पास इस तरह का स्निपेट आने लग जाएगा, कोड स्निपेट, ये देख रहे हो आप लोग,
क्या बना आ रहा है, आइकन आपको दिख रहा होगा लॉक से पहले, ये वाला आइकन इस तरह का, मतलब आपका स्निपेट है, इसको आप जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कोड दिखाएगा। ये देखो, तो पूरा मुझे दिखा दिया। मैं एज लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि आप एक लॉग के अंदर एक ही वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी, आप कॉमा डालकर आप दूसरे वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, मतलब एक ही लॉग के अंदर आप सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो ये लो आप इस तरह कॉमा सेपरेटर डाल सकते हो। इज एडल्ट, ठीक है। कॉमा डालोगे, आप अंडरस्कोर लिखोगे, आपको सजेशन में खुद ब खुद आपके जितने वेरिएबल्स ऊपर डिफाइन किए होंगे फाइल के, आपको खुद ब खुद वहां पे सजेशन में दिखाने लग जाएगा अनडिफाइन। फिर मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ, अंडरस्कोर से मिलते जुलते जितने भी होंगे जो स्टार्ट हो रहे अंडरस्कोर से, सब दिखा देगा, नल दिखा देगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट एफ करता हूँ फॉर्मेट के लिए, फाइल मेरी फॉर्मेट हो जाएगी, स्पेसिंग वगैरह प्रॉपर लिख जाएंगी, और आपके पास इस सेमीकोलन में हर लाइन के अंदर लगा देगा खुद ब खुद, ठीक है। प्रिंटेड की एक्सटेंशन वगैरह है उसके थ्रू हो रही है काम। तो ये देखें ना आप लोग, 25, 99.57 ट्रू, अनडिफाइंड और नल, सब चीजें आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नीचे लिखने से काम खराब हो जाएगा, वैल्यू टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस टाइप्स, इस तरह कर लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये सही है, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब प्रिमिटिव और नॉन, अच्छा एक और चीज मैं अभी एक काम करता हूँ, मजे की चीज है, आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है तो आप लोगों को ये देखना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ वार, और वार लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अपना नाम, मैं लिख देता हूँ JS लिख देता हूँ, एक वेरिएबल का नाम मैंने बनाया, और और मैं यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो एक ये तरीका, अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को असाइन करने का एक और तरीका भी है। ये आपका क्या है, ये आपकी डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। डिक्लेरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन आप बार कीवर्ड लगाओ, आपके पास लेटर कॉन्स का भी कीवर्ड आता है, उसका हम लोग बाद में देखते हैं डिफरेंस क्या है तीनों में। पहले हम इसको देखते हैं, वार आपने कीवर्ड लिखा और आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये सिर्फ आपकी क्या है, डिक्लेरेशन है, मतलब आपने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करके छोड़ दिया, डिक्लेयर। इतनी बुरी इंग्लिश है क्या, क्या स्पेलिंग है भाई, दिखा दो। डिक्लेयर, ओके, डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये आपकी डिक्लेरेशन है, और उसके बाद आप आके यहाँ पर दूसरी लाइन के अंदर आके JS इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप ये जो आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट किस तरह है, ये सिर्फ आपने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर का मतलब आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है वेरिएबल्स को, और असाइनमेंट का मतलब क्या है कि आप उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करवा रहे हो, असाइन का उसको वैल्यू दे रहे हो कि भाई JS जो है इक्वल टू है इसके, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल इक्वल टू आएगा, डबल या ट्रिपल इक्वल टू आप लोग नहीं लगा सकते, उसका अलग मतलब है, वो आप कंडीशन चेक वगैरह करने के लिए आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज कि आप यहाँ पे बीच में स्पेसिस देते हो ना, ये स्पेसिस आपके कोई भी काम नहीं आएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो कि आपकी यहाँ पे लाइन एंड हुई, आपने सेमीकोलन लगा दिया, एंड हुई, अब आप यहाँ पे उठाकर इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी एक वैलिड है, आपका जावास्क्रिप्ट कोड को एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। एक के बाद एक, बस हम अपनी आसानी के लिए, अपनी रीडेबिलिटी के लिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, और ये आपकी असाइनमेंट होगी। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं बिगिनर लेवल के ऊपर, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ना कि मैं अलग से जाए क्लास ले रहा हूँ और उसमें सब चीजें डिफाइन कर रहा हूँ कि ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं, उसमें बंदा अक्सर चीजें भूल भी जाता है। हम टॉपिक वाइज चीजों को मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या इंटरव्यूज में आते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बेस्ट रहेगा, आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहे। कल को मुझे ये ना बोले कि सर आपने बोला था कि आप कोर्स के एंड में आप जो है वो हमें इंटरव्यूज क्वेश्चन बताएंगे, तो वो क्वेश्चन में साथ साथ इस तरह नहीं बता रहा हूँ ताकि मुझे भी एट द एंड जाके कंफ्यूजन ना हो कि यार क्या क्वेश्चन में मिस ना कर जाओ कोई चीज, ठीक है। तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं मैं वो वहीं पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसको अपने पास आप नोट डाउन करते जाइएगा, आप लोगों की मेहरबानी, ठीक है। कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो मेरे कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। मेरे काम आप लोगों को बताना था। अच्छा, JS अब यहाँ पे हमने असाइनमेंट कर ली। अब ये क्या चीज है, ये जो है आपके पास असाइनमेंट, आप डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने डिक्लेयर भी किया है और असाइन भी किया है, ठीक है। एंड असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, ये आपकी डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों की दोनों हो गई है। मैं इसको कट करके यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, तो फिर हम आगे चलें।
कुछ चीज़ इसमें और क्लियर करनी मैं बताता हूँ। अभी तक यहाँ पे किसी में कोई कंफ्यूजन है किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो मुझे बताएं काइंडली। आइए अब, और आपसे ऑनवर्ड आपकी जो है, अली मैं चाह रही हूँ आप प्लीज एक वन गो में दोबारा से रिपीट कर दें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऊपर में लॉग वगैरह का तो पढ़ लिया, ये हम किस लिए यूज करेंगे, हम अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इनको डिक्लेयर करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको जावास्क्रिप्ट का नेम जो आप लिख रहे होते हो आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो। नेम के बीच में कहीं आप गैप या इस तरह की चीजें नहीं दे सकते, गैप नहीं दे सकते हो, हाइफन नहीं लगा सकते हो, आपको एरर थ्रो कर देगा वहीं पे, ठीक है। अंडरस्कोर लगा सकते हो, ये चीजें। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, वेरिएबल को लिखने के, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप डिक्लेरेशन किस तरह कर रहे होते हो और असाइनमेंट किस तरह कर रहे होते हो, ठीक है। मैंने वेरिएबल लिखा, जेएस लिखा, और फिर उसी वेरिएबल के अंदर मैं जेएस के अंदर नीचे आकर असाइन कर दिया उसको वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका पार्ट क्या होता है, डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल्स की, और ये आपकी असाइनमेंट होती है वेरिएबल की, ठीक है। देन उसके और एक और तरीका हमने पढ़ा था, कौन सा, मतलब डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट दोनों। तो मैं यहाँ पर टॉप पे लिखता हूँ, ठीक है। ये वो नीचे जो हमने देखे, हमने डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग और से देखिए, हम वेरिएबल का नाम भी लिख रहे हैं और डिक्लेयर भी कर रहे हैं वेरिएबल को, और असाइनमेंट भी एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, कुछ लैंग्वेज के अंदर जाके आप लोगों को ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये वाला तरीका कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। सपोज कर लें कि ये तरीका हम वहां पे यूज कर रहे होते हैं, वरना तो ये लंबा काम है ना कि भाई हमने यहाँ पे जीएस लिखा, हम साथ में एक लाइन में कोड कर लेते हैं, हमने लाइन ऑफ कोड क्यों बढ़ाया अपने लिए, ठीक है। तो ये तब हमारे पास इस तरह तरीके हम यूज कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास हमें नहीं पता कि हमारे वेरिएबल में क्या चीज हमें स्टोर करवानी है, ठीक है। हम एक वेरिएबल बना देते हैं और देन हम कंडीशनली कुछ ना कुछ कंडीशन लगाते हैं, उसकी बिहाफ के ऊपर हम उस वेरिएबल के कोई ना कोई चीज असाइन करवाते हैं, और देन एट द एंड हम उस वेरिएबल को शो करवाते हैं। इसको सेम इस तरह समझ लें कि मेरे पास एक है इस एडल्ट का एक मेरे पास कीवर्ड है, सॉरी वेरिएबल है, ठीक है। उसके मुझे नहीं पता ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। मैं कंडीशनली चाहूंगा, मैं चेक करूंगा अगर यूजर इनपुट जो लिया होगा, अगर वो इनपुट देता है 18 या 18 से above देता है, तो मैं इस वेरिएबल के जाके क्या असाइन करवा दूंगा, ट्रू असाइन करवा दूंगा एडल्ट के अंदर, क्योंकि वो आपका एडल्ट होगा। और एल्स के ब्लॉक के अंदर जाकर अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स के अंदर हम जाएंगे और एल्स के अंदर जाकर हम लोग उसको उसी वेरिएबल के अंदर एडल्ट के अंदर हम लोग क्या स्टोर करवा देंगे, स्टोर करवाएंगे, फॉल्स करवा देंगे, और देन बाहर में कहीं पे भी आके हम उसको रिजल्ट को शो करवाएंगे, तो जो भी उसका वेरिएबल आया होगा हम वहां पे साइन करवा देंगे। तो उस तरह के सेंटेंस के हम ये असाइनमेंट और डिक्लेरेशन वाला सिंटेक्स को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, देन हमने डिक्लेरेशन और असाइनमेंट देखा था, इस साल हम ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे, आप लोग कंफ्यूज है मैं बता रहा था अभी फिलहाल। देन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स लिखने के तरीके देखेंगे, स्ट्रिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि आप स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे आप स्ट्रिंग, ये भी आपका स्ट्रिंग है, बस आप इसको स्ट्रिंग मिले ना, बेशक उसके आपने स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिखे हो या आपने बीच में कोई ट्रू लिख दिया हो, जैसे कि आप ये मैंने कुछ नंबर लिखे, ठीक है, तो इसको भी ये स्ट्रिंग ही लेके चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अभी आप लोग देखेंगे कि मैंने नेम के अंदर अली स्टोर करवाया था, अभी उस सेम नेम के अंदर मैंने यहाँ पर सेम वेरिएबल के अंदर, सेम नेम के वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर ये चीज स्टोर करवाई थी। अब आप लोग आउटपुट में देखेंगे ना तो आपको देखिएगा क्या मिलेगा, आपको स्ट्रिंग के अंदर 128712 मिलेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन में, आप यहाँ पे जाएंगे बिल्कुल एंड में, ये देखें क्लास 3 ये फाइल का नेम आ रहा है .js और उसकी लाइन नंबर 24, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका वो जो लाइन ऑफ कोड है, ये देखें इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें 24 लाइन के ऊपर ये वाला आ रहा था। तो ये कर देगा अगर सेम नेम के वेरिएबल के अंदर आपने नेम या कोई भी वेरिएबल हो आपका और सेम उसी के अंदर आप कोई नेम वैल्यू नीचे वाले वैल्यू के अंदर असाइन कराएंगे, तो सेम जिस तरह सीएसएस के अंदर ओवरराइड होता था ना, इस तरह अब पहले आपका लीडर था उस वेरिएबल के अंदर, बट नीचे आपने उसी वेरिएबल के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करवा दी, तो वो उसके अंदर वही वैल्यू जाएगी और आपको वही प्रिंट करवाएगा, तो वो ओवरराइड कर देगा उसी वैल्यू को, ठीक है। ये भी एक चीज आप लोगों को यहाँ बता दी है कि ये चीज आपके अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही जा सकते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे कुछ और भी रख सकता था, मैं 60 रख देता हूँ नेम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप 60 आपको मिल रहा है, तो उसने इसकी प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइड करवा दिया। अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखता इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, कंसोल नेम यहाँ पे करता, तब देखिए आपको क्या होता, देख रहे हैं पहले आपको इस लाइन नंबर 44 के अंदर, सॉरी आ गया लाइन नंबर 13, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं इस नेम के कुछ और चेंजेस करूँ ताकि मुझे पता चले कहाँ पे आ रहा है ये नेम। मैं इसको 1 2 3 करता हूँ, तो ये देखें ये सबसे ऊपर 13 नंबर लाइन के ऊपर ये देख रहे हैं आप लोग कि सबसे ऊपर लॉग मैंने यही लिखा था, तो यही वाला आ रहा है, तो ये देख रहे हैं अली 1 2 3 आया,
बट उसी सेम नेम वेरिएबल के अंदर मैंने जब नीचे आके वैल्यू दूसरी असाइन कर दी, तो उसी सेम नेम वेरिएबल के अंदर देखो आप लोगों को नीचे 60 मिल रहा है, ठीक है, तो वैल्यू को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी आप लोगों ने देखा किस तरह की आपके पास डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग होती है। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख लो, स्ट्रिंग के अंदर आप अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 1 2 3, तब भी उसको स्ट्रिंग ही लेके चलेगा। वो सिर्फ इसको देख रहा है, वो अंदर नंबर्स को नहीं देख रहा, वो सिर्फ आपकी स्ट्रिंग, डबल इनवर्ट कॉमा, सिंगल इनवर्ट कॉमा या बैकटिक को देख रहा है। और आपने वो लगाया तो इसका मतलब हर चीज को स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। इवन कि मैं यहाँ पे अगर ट्रू लिख देता हूँ, तब भी वो आपको स्ट्रिंग ही लेके चल रहा होगा, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ट्रू और वही चीज चल रही है, ठीक है। ये यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? यहाँ पर किसी को कोई इश्यू है? बाकी स्ट्रिंग के अलावा मैंने नंबर बताया, आपकी डेटा टाइप होती है, फ्लोट होती है, बूलियन होती है, अनडिफाइंड होती है और नल होती है, ठीक है। अभी हमने ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो एडवांस चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी एक साथ हम सब चीजें नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या आप वैल्यू टाइप्स बोल सकते हो। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और वैल्यू आपकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास वो डेटा टाइप्स होती है, मैं दिखाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं var फुल नेम, ठीक है, मैं लिख देता हूं फुल नेम अली हैदर, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट एफ करते हैं फॉर्मेट, और देन मैं नीचे आता हूं और मैं दोबारा फुल नेम लिखता हूं। मेरे को वाल्ट की जरूरत नहीं है, वेरिएबल ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर है, तो मैं फुल नेम लिखूंगा और इक्वल टू कर दूंगा और इसमें लिख देता हूं हसनैन अनवर, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पर आके मैं लिखता हूं लॉग, लॉग का मतलब कंस्ट्रक्टर लॉग, और यहां पे मैं फुल नेम को लिखता हूं, तो ये मुझे दिखाएगा हसनैन अली हैदर पहले वाले में, और नीचे वाले में क्या दिखाएगा? फुल नेम यहाँ पे ओवरराइड हो चुका होगा वैल्यू, और फुल नेम यहाँ पे दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको ना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या चीज आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे अपना लेबल दें ताकि वो पता चल जाए कि ये जो आपका आउटपुट आ रहा है किस वाले कीवर्ड का, किस वेरिएबल का आ रहा है, ठीक है। और इसमें मैं फुल नेम बता, पूछिए, बोले। सर मेरा ये सवाल है कि हम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट में फर्क कैसे करेंगे कि ये कौन सा है ये कौन सा नहीं? बेटा क्लियर फर्क है, इसमें डिफरेंशिएट क्या करना है, ये आपको दिख नहीं रहा सिंटैक्स के अंदर के, ये आप यहाँ पे सिर्फ, अगर आप सिर्फ var लिख रहे हो और js अपने वेरिएबल के नाम लिख रहे हो तो ये सिर्फ आपकी डिक्लेरेशन है। और जब आप उसके अंदर js आप वेरिएबल के नाम के अंदर कोई चीज असाइन करोगे, वो अभी कुछ भी हो सकती है, वो आप यहाँ पर 10 कर दो, बूलियन वैल्यू कर दो, अपनी अपनी स्ट्रिंग कर दो, फ्लोट कर दो, कुछ भी कर दो, वो अभी क्या हो जाएगी, वो आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। और डिक्लेरेशन और असाइनमेंट आपका अगर दोनों आपने एक साथ करना हो तो आप इस तरह कर सकते हो, जैसा मैं नीचे से ये सारे की सारी एग्जांपल आपकी डिक्लेरेशन और एग्जांपल, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों हो रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने कर दिया फुल नेम। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फुल नेम इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, ताकि आपको लेबल से पता चल जाए कौन सा वाला कहाँ पे आ रहा है वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आप लोग देखिए फुल नेम ए के अंदर आप लोग, ठीक है, आपके पास अली हैदर आ रहा है उसी सेम वेरिएबल के अंदर, और फुल नेम बी के अंदर आपके पास नीचे हसनैन अनवर आ रहा है। क्यों? जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं उसके अंदर आप लोग वैल्यू दूसरी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हो। क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू को उसके अंदर असाइन। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वैल्यू, अच्छा ये तो ओवरराइड कर दिया ना, ये अलग चीज है, मैं दिखाता हूँ प्रिमिटिव और उसकी नॉन प्रिमिटिव को। मैं काम करता हूँ, मेरा फुल नेम वेरिएबल था, मैं काम करता हूँ एक, मैं सॉरी var से बनाता हूँ var, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ अंडरस्कोर फुल नेम का, एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ फुल नेम वाली, मतलब कि फुल नेम में क्या पड़ा हुआ है, अली हैदर पड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब फुल नेम में मेरा अली हैदर पड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि इस तरह कर रहा होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पीछे इस तरह कर रहा होगा, ठीक है। मतलब इस फुल नेम वेरिएबल के अंदर लाके अली हैदर असाइन करा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिख देता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं लॉग करवाता हूँ, ठीक है। और लॉग में क्या करता हूँ, अपना यहाँ पे आके अंडरस्कोर फुल नेम कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कॉमा कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे आके मैं इसको स्ट्रिंग लगाता हूँ, स्पेस करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अंडरस्कोर फुल नेम के अंदर आप लोग देखेंगे आपको हसनैन अनवर मिल रहा है। अब हसनैन अनवर क्यों मिला? क्योंकि मैंने तो यहाँ फुल नेम लिखा था, ठीक है, तो फुल नेम में पहले क्या पड़ा हुआ था, अली हैदर पड़ा हुआ था, बट अब इस लाइन से पहले आपका ये इसके इस फुल नेम के क्या असाइन हो चुके हैं, हसनैन अनवर असाइन हो चुका है, मतलब अब इसने अली हैदर को ओवरराइड करके हसनैन अनवर आ चुका है इस फुल नेम के अंदर, ठीक है। अब ये फुल नेम जो है मैंने इसके अंदर फुल नेम
इसको असाइन किया इस वेरिएबल को, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पे असाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे आता हूं, अंडरस्कोर फुल नेम, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मैं फुल नेम के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने फुल नेम के अंदर अंडरस्कोर फुल नेम के अंदर मैंने फुल नेम स्टार्टिंग कर दिया था, ठीक है। ये जो मेरा वेरिएबल था, तो इससे मुझे हसनैन अनवर दिखाया। हसनैन अनवर क्यों दिखाया, क्योंकि इसके अंदर इस लाइन जब, अच्छा, आपकी जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो टॉप टू बॉटम चल के आता है, पहले इस लाइन को रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, ठीक है। तो जब वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा होगा, पहले उसको ये मिला, फिर उस इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो ये वेरिएबल जो है ये हसनैन अनवर इस फुल नेम के अंदर आके असाइन हो चुका है, ठीक है। अब जब मैं यहां तक पहुंचा, तो अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे क्या मिल चुका है, इस वेरिएबल के अंदर मुझे मिल चुका है हसनैन अनवर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता भी हूँ तो देख रहा मुझे फुल नेम के अंदर वो यहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फुल नेम के अंदर हसनैन अनवर आ चुका है। अब मैंने इसकी वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर दिया। ये जो फुल नेम जो इसके अंदर ये मैं चीज स्टोर करवा रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, ये वैल्यू ही तो है, ये मेरा वेरिएबल नेम और ये इसकी वैल्यू है। तो अब अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आके लिखता हूँ यहाँ पर उस्मान, ठीक है। मैं फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, जब आप उसको किसी वेरिएबल के अंदर कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद आप उसको असाइन करते हो, अब उसके कोई और वैल्यू असाइन कर देते हो, तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है ना, एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। देखो आप लोग, हसनैन और अलीदर अभी भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, अलीदर भी मिल रहा है और हसनैन भी मिल रहा है। जो आपका ये उस्मान जो है, ये कहाँ पे आया, पहले आपने बोला कि फुल नेम के अंदर आप अंडरस्कोर फुल नेम के अंदर आप फुल नेम स्टोर करवा दो, मतलब हसनैन अनवर। अब आपने इसी वेरिएबल के अंदर आके ये वाली वैल्यू असाइन करा दी, तो इसने उस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर फुल नेम में उस्मान मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है वो उसका काम यही होता है कि वो क्या कर रहा होता है, जब आप किसी वेरिएबल को कॉपी करके उसके अंदर असाइन करते हो उसकी वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को वैल्यू को इसके अंदर असाइन करवाया अंडरस्कोर फुल नेम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसके लिए इसने मेमोरी के अंदर एक अलग से ब्लॉक बनाया, एक अलग से मेमोरी के अंदर एक अलग से ब्लॉक बनाया। मतलब कि अगर मैं पेंट दिखाऊं, ये छोटी सी आपको वो चीज है, बट उसको क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इंटरव्यू में मोस्टली आपसे पूछा जाता है प्रिमिटिव, और एग्जांपल डिटेल में पूछी भी जाती है। सपोज कर लें मेरे पास ये ले लेते हैं, ये कंटेनर है मेमोरी के अंदर और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका था फुल नेम वेरिएबल, और जब मैंने फुल नेम वेरिएबल को की वैल्यू को असाइन किया अंडरस्कोर फुल नेम, अंडरस्कोर फुल नेम, तो उसने क्या किया है, उसने यहां पर अपने एक अलग से मेमोरी के अंदर एक अलग से वेरिएबल असाइन किया और उसके अंदर फुल नेम की वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब इक्वल टू यहां पर हसनैन अनवर, जो भी फुल नेम के अंदर पड़ा हुआ था स्टार्टिंग में वेरिएबल हसनैन अनवर, वो ब्लॉक से बाहर निकला बट समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप में क्या होता है, जब आप एक वेरिएबल को, ठीक है, एक वेरिएबल को, ठीक है, आप दूसरे वेरिएबल के अंदर साइन करा दो तो उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। बट जब आप उसकी वैल्यू के अंदर ओवरराइड करते हो, ये अंडरस्कोर फुल नेम के अंदर जब मैं ओवरराइड कर रहा हूं, मतलब यहां पर मैं इसको जो हसनैन अनवर कर रहा हूं, अब इस लाइन में नीचे लाइन में आके सपोज कर ले मैं यहां पर आके हसनैन अनवर को इसके अंदर स्मॉल स्टोर करवा रहा हूं, तो अब ये जो आपका पीछे वाला जो वेरिएबल होगा जिसके अंदर हसनैन अनवर पहले से पड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू को जाके नहीं छेड़ेगा, उसके अंदर चेंज नहीं कराएगा, क्योंकि उसकी कॉपी करके उसकी वैल्यू को यहां पे स्टोर करा दिया, उसके लिए अलग से स्कोप ब्लॉक बनाया हुआ है। तो अब वो चेंजेस जो होंगी वो आपकी सिर्फ इसी वेरिएबल के अंदर होंगी, ना कि इसके अंदर होंगी, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता है, जब आप किसी एक वैल्यू को उठाकर, एक वेरिएबल की वैल्यू को उठाकर किसी और वेरिएबल के अंदर साइन करते हो और देन और आप वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है, वैल्यू के अंदर, तो सिर्फ उसी वैल्यू के उसी वेरिएबल के अंदर चेंज करता है, ना कि पीछे वाले वेरिएबल के अंदर चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लॉक अलग है, उसका स्कोप बिल्कुल अलग है, डिफरेंट स्कोप है। इसी के ऑपोजिट अगर हम ब्लॉक अपना नॉन प्रिमिटिव की बात करें, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम असाइनमेंट करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, जिसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया है, तो उसकी वैल्यू कंप्लीटली असाइन हो जाती है और अलग से स्कोप बना लेता है, ब्लॉक बना लेता है, ठीक है। बट जब आप नॉन प्रिमिटिव टाइप की तरफ जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है यहाँ पर
अब जब आप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर असाइन कराओगे और फिर आप सपोज करो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे चेंजेस कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर चेंजेस करवाओगे तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो वेरिएबल होगा जिसको आपने असाइन करा होगा, उसके अंदर भी चेंजेस होंगी। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली एक ही आपके ब्लॉक में मेमोरी के अंदर एक ही उसको रेफर कर रहा होगा, ठीक है। बच देखने में तो आपको कॉपी करके ला के दे देगा, बट इन एक्चुअल वो एक ही उसको ब्लॉक को टारगेट कर रहा होगा, उसी की कॉपी बना के देगा आपको। तो जब आप उसके ओरिजिनल वाले के अंदर चेंज करोगे तो आप पीछे वाला जो होगा उसके अंदर भी चेंज हो रही होंगी। अभी नहीं भी क्लियर हुआ तो हम आगे और इसको क्लियर कर लेंगे, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का आया तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव अगर नहीं भी समझ आया उसको इग्नोर करें, ठीक है अभी के लिए। अभी फिलहाल इतना देखिए कि वेरिएबल्स में आपको समझ आ गई, चीजें नहीं आई है। अच्छा, एक और चीज छोटी सी, सपोज कर ले मैंने कोई वेरिएबल असाइन किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ, ठीक है, डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे, अच्छा क्लास यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, क्लास यहाँ पे अलग से कीवर्ड है क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, तो हम नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे काम करूँ वेरिएबल देता हूँ, कोई भी नाम अली देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल चलेगा, यहाँ पर ये कोई आपका स्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग कर दूंगा तो कुछ भी सही है, बट ये मैंने वेरिएबल लिया हुआ यहाँ पर, मतलब कि अगर आप स्ट्रिंग नहीं लगाते कोई भी नाम लिख देते हो तो इसका मतलब आपको वेरिएबल ट्रीट कर रहा होता है। मैं कंसोल लॉग चाहता हूँ और मैं लाइन नंबर 5 में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग गौर से देखिए तो आप लोगों को नीचे कोई भी चीज एग्जीक्यूट हुई मिली नहीं, तो मुझे बताएगा नीचे वाला कोड क्यों नहीं आया। मैंने अली लिखा था वो भी नहीं आया, अगर मैं इसको हटा रहा हूं, कमेंट कर दी मैं इस कोड को, लाइन को, अब आपको बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर मैंने यहां पे इसको अनकमेंट कर दिया और फॉर्मेट कर रहा हूं, ठीक है, सेव करता हूं, अब देखिए आप लोग, अब यहां पे आगे हेलो वर्ल्ड, मतलब कि इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर वाला जो कोड था वो आपको नजर आ रहा है, बट इससे नीचे वाले कोड नजर नहीं आ रहा है, कोई भी लॉग आपको नजर नहीं आ रहा आउटपुट पे। क्यों? क्योंकि अगर आप एरर वाले टैब में जाते हैं तो आपको देखो यहाँ पे बोल रहा है अनकॉच रेफरेंस एरर अली इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस लाइन नंबर 13 के ऊपर, ये जो सॉरी 5 के ऊपर आपके पास ये जो वेरिएबल है ये आपने डिक्लेयर साइन नहीं किया हुआ और आप इसको यूज कर रहे हो। अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट आपकी टॉप टू बॉटम चल रही होती है, इस लाइन को किया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, इस लाइन को किया, इस लाइन को किया, जहां पर आया अब यहीं पर अगर उसको एरर मिल जाएगा तो नीचे वाले कोड को इग्नोर, नीचे वाले कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, यहीं पे आपको एरर थ्रो कर देगा, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इसलिए आपको उसके लॉग नजर ही नहीं आए वाले। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अली नाम का, ठीक है, अली नाम का वेरिएबल बना लिया। अब मैं देखता हूँ, लॉक करता हूँ, सेव करता हूँ, अब ये चल जाएगा। और आप लोग अलग से कूल चीज देखेंगे, आप इसमें अनडिफाइंड मिला हो आपको, ये देखो लाइन नंबर 7 के ऊपर अली के अंदर क्या मिला है, अनडिफाइंड मिला है। क्यों मिला ऐसा? मैंने तो यहाँ पर सिर्फ अली लिखा था, बट यहाँ पे अनडिफाइंड मुझे क्यों मिल गया? मैंने तो कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ अनडिफाइंड। एनीवन? चलिए मैं बताता हूँ, देखिए जब भी आप किसी जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल असाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, सपोज कर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा और सिर्फ इसमें ये चीज नहीं लिखी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट किसी भी वेरिएबल को जब आप सिर्फ डिक्लेरेशन करते हो तो उसकी असाइनमेंट में उसकी वैल्यू आपके पास वो अनडिफाइंड सेट करवाता है पीछे खुद ब खुद ही, ठीक है, ये अनडिफाइंड खुद ब खुद स्टोर करवा देता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हो कुछ भी तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं। और फिर जब आपको, मैं यहाँ पे भी आता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं जेएस लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ये देखिए सेकंड लाइन में आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, लाइन नंबर 9 के अंदर, ये देख रहे हैं जेएस के अंदर भी। कि कम ऑन, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो गई होगी।
आप लोगों में एक सेम विजिबल है? एनीवन, किसी कोई मुझे रिप्लाई कर दे, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि अगर हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग देखें यहाँ पर जेएस में देख लें, कॉमा जेएस, ठीक है, या फिर अली, ठीक है, कहाँ गया, अब मैं आता हूँ जल्दी से अपने ब्राउज़र पर। आप लोग और दोनों सिनेरियोज में देखें, जेएस में या अली में, दोनों में आपके पास बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू असाइन हो रही है वो आपके पास अनडिफाइंड की हो रही है। मतलब कि जब आप डिक्लेरेशन करते हो और आप अपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर वैल्यू जो असाइन कर देता है वो कौन सी वैल्यू असाइन कर देता है, वो आपके पास अनडिफाइंड वाली वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। और देन जब आप उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट करते हो, कोई और वैल्यू देते हो उसको असाइन करते हो उस वेरिएबल के अंदर, तो वो आपको अनडिफाइंड वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अब मैंने ये जो जीएस वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा था, डिक्लेरेशन की थी, यहाँ पे आपने देखा कि जीएस में क्या मिल रहा था, लाइन नंबर 9 के अंदर मुझे मिल रहा होगा, क्या चीज मिल रही होगी मुझे मिल रही होगी, हाँ, अनडिफाइंड मिल रहा होगा। और जब मैं नीचे वाली लाइन में आके जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट असाइन कर दूंगा, कोई भी वेरिएबल डेटा टाइप असाइन करवा दूंगा, तो मुझे फिर वो वाला अपना वेरिएबल यहाँ पे मिलने लग जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू मिलने लग जाएगी, देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले आपके पास अनडिफाइंड था और जब आपने असाइनमेंट कर दी तो आपके पास जावास्क्रिप्ट आने लग गई, ठीक है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली क्वेश्चन कर ले, ठीक है। ये बेस क्लास है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आ जाएगी तो आगे फिर ये चीजें चलती रहेंगी, हर क्लास दूसरी क्लास से लिंक होगी आने वाली क्लास से। तो बेटर ये है कि आप लोग अपने पिछले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें ताकि आगे वाली चीजें आपकी क्लियर हो उससे, ठीक है। अगर आप वही बात है कि अगर आपको एबीसी नहीं आती तो मैं आपको सेंटेंस मेकिंग या फिर आपको सेंटेंस मेकिंग के बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस या इंग्लिश की वोकैबुलरी, इस तरह की चीजें वगैरह आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हैं वेरिएबल से रिलेटेड, और जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं वो चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं और डिक्लेरेशन के टाइम पे हमको वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट हमें अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर करवा रहा होता है वेरिएबल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल हम लोग कोई, अब सपोज करें मैं यही लिखा, कौन है फैजान बोलो, आपने हैंड रेस किया है? फैजान, तफरीह में कर दिया हैंड रेस, चलो खैर। अच्छा, हैंड रेस करने का मतलब ये होता है कि आप सिंपल आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप हैंड रेस कर रहे हो, ठीक है, आप लो कर रहे हो हैंड को, बस सही है। अच्छा, तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज बता रहा था कि अगर आपने यहाँ पर, मैंने यहाँ पे वेरिएबल अली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे देखिए एक और आप जादू देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक काम करता हूँ कि लेबल चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट हो। अली 1 कर देता हूँ, अली 2 कर देता हूँ, और बस ये, और बस यहाँ सेव, और इसके बाद मैं यहाँ पे आकर डुप्लीकेट करता हूँ, अली इसको 3 करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं अली के अंदर वेरिएबल के अंदर अली हैदर स्टोर करवाता हूँ। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा कि आप लोग कभी भी जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो वेरिएबल है वो ज्यादा से ज्यादा वेल डिफाइंड हो, ठीक है। ये नहीं कि आपको क्या बोलते हैं वेरिएबल जो हो उसका नाम कुछ भी आप रख रहे हो, एबीसी एक्स वाई जी, नहीं,
जिस तरह मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम रखे हुए हैं, नेम अगर मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ तो नेम रखा है, एज में तो एज रखा है, मैं इसकी XYZ भी करवा सकता था, बट वो आपको कंफ्यूजन होगी। अब नीचे आप यहाँ पे नेम आपने स्टोर किया, बहुत आप नीचे 4000 लाइन ऑफ कोड है, आपका कोड है, आपको नहीं पता, नीचे पहुंचेंगे आपको नहीं पता कि एक्स के अंदर आपने क्या वेरिएबल साइन कराया था, क्या वैल्यू साइन कराई थी, ठीक है, और किस टाइप की वैल्यू आपने साइन कराई हुई है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आपने जिस तरह का आप वैल्यू इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हो उसी उससे मिलता जुलता ही आप नाम दो, ठीक है। इसलिए बोल रहे होते हैं कि वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करना, अच्छे नाम देना भी एक आर्ट है, ठीक है। हर किसी टाइम लगता है इसको ये सीखने में, इस आर्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ब खुद लर्न कर जाओगे। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ जल्दी से, आप लोग गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या जादू है, क्या आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर अली मैंने यहाँ पर नीचे असाइन किया हुआ यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक अली वन के अंदर अली स्टोर करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, ये मुझे क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा। और इसके बाद लाइन में जाऊंगा तो अनडिफाइंड देगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे आऊंगा तो मुझे अली हैदर स्टोर मिलेगा, क्योंकि अली के अंदर मैं अली हैदर स्टोर करवा चुका हूँ, तो अली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए अनडिफाइंड, अनडिफाइंड और अली हैदर। अब यहाँ पे इसने ये वाला तो समझ में आता है कि बाय डिफॉल्ट इसने अनडिफाइंड स्टोर करवा दिया, और आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है टॉप टू बॉटम आती है, पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये लाइन पढ़ी और फिर ये लाइन पढ़ी। अब ये लाइन पढ़ रहा है तो नीचे वेरिएबल का जो है ये डिक्लेरेशन तो नीचे है, तो इसमें यहाँ पे एरर क्यों नहीं थ्रो किया। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अब आप लोग देखेंगे आपको एरर थ्रो कर देगा यहाँ पर, ये देखिए एरर थ्रो कर, नीचे लाइन एग्जीक्यूट भी नहीं बोल रहा, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब अगर इसको डिफाइन कर देता हूँ, और इवन के मैंने इसको ये नीचे बिलो लाइन ऑफ कोड 5 के बजाय मतलब 5 से पहले नहीं डिफाइन किया, नीचे डिफाइन किया, फिर भी मुझे एरर नहीं थ्रो कर रहा, नॉट डिफाइंड वाला, और मुझे अनडिफाइंड वैल्यू भी दे रहा है। ये देखिए आप लोग, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड, मतलब वन में भी अनडिफाइंड दे रहा है, यहाँ ऊपर भी, और से नीचे तो चलो अनडिफाइंड दे रहा, समझ आती है। तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो अनडिफाइंड दे रहा है, इवन के टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करके आता है, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का। मैं अभी इसको डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस चीज है, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और बाहर से जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो वो आपके वेल होस्टेड होते हैं, तो आपको एक तरह से क्या कर रहा होता है, इस वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, डिक्लेरेशन को, सिर्फ डिक्लेरेशन को, असाइनमेंट को नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन को उठाकर, ये चीज मुझे लास्ट इंटरव्यू में क्लियर हुई थी, मुझे मेरा भी मिसकंसेप्ट ये हुआ होता, सिर्फ इस तरह से जब आप कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी डिक्लेरेशन जो कि वार से हुई होंगी, या फिर आप आगे देखे पढ़ोगे फंक्शंस, जो फंक्शन नॉर्मल रेगुलर फंक्शन होंगे, तो उनकी डिक्लेरेशन को उठाकर टॉप ऑफ द फाइल ले जाएगा, ऐसे लाके रख दिया। अभी आपके सामने इस तरह नहीं हो रहा है, बैक पर ही जहां से इस तरह खुद से कर रहा होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब वो टॉप पर इसको वेरिएबल मिल जाएगा और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड थ्रो कर देगा, यहाँ पे भी अनडिफाइंड मिलेगा, यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा होगा, ठीक है, आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का, इसको हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे आगे। ये चीज समझ आई होस्टिंग क्या हो रही है यहाँ पर, कि सिंपल यहाँ पर ये जो हमें इससे एरर थ्रो नहीं किया था और हमें इसे अनडिफाइंड दे दिया था, तो ये कर क्या रहा है, बैक पर जब हम कोड एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो वेरिएबल यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पर इसको ये क्या करेगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि वार से बने हुए सारे के सारे वेरिएबल्स को, इनकी डिक्लेरेशंस को, असाइनमेंट को नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन को, मतलब वार नेम ये सब चीजों को उठा के टॉप ऑफ द फाइल लेके चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और जिसकी वजह से इसमें कोई वैल्यू असाइन हुई नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होती है, जावास्क्रिप्ट असाइन कर देता है वैल्यू, तो हमें यहाँ पे भी अनडिफाइंड मिल रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर होगी ये चीज। अच्छा, एक और चीज वेरिएबल को असाइन करना है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, नेम अली कॉमा एज 20 कॉमा और क्या इज एज के बाद नीचे भी स्टोर है, मैं इसको कुछ और देता हूँ, एक्स वाई भी फिलहाल बोलता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, तो मैं 20 बोल देता हूँ, और जी, अब देखो मैं यहाँ पे जी में स्टोर करवाइए एज स्टोर करिए, मुझे पता है, आप लोगों को यहाँ पे देखे पता चल रहा है कि वाई में क्या वैल्यू स्टोर, किस चीज की वैल्यू स्टोर हुई है, एनीवन कोई गैस कर सकता है मुझे। अच्छा चलो मैं एक्स का तो वाई का तो मैंने बता दिया, जी का मुझे को बता दे मैंने क्या वैल्यू साइन की है, मैंने खुद अपने मुझे मेरे दिल में पता है 30। अरे वैल्यू तो साइन कराई हुई है 30, मुझे पता है, ये तो मतलब ये किस चीज की वैल्यू है, 30 जो नंबर है ये किस चीज की वैल्यू स्टोर करा हूं, जैसे एज मैंने बताया, वाई में मैंने 20 स्टोर कराई है, मैंने बता दिया, ये 20 जो मैंने एज की वैल्यू स्टोर कराई हुई है, इस तरह 30 मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो कोई गैस कर सकता है। जी तो मैंने नाम दे दिया ना, बट मुझे पता है जी नहीं है, जी के अलावा मैंने कुछ और वैल्यू स्टोर कराई हुई है। अब मैं नाम उसको जी दे दिया, बट मेरे माइंड में कुछ और है, जब मैं प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, अपना कोड लिख रहा हूँ, मेरे माइंड में था कि यार ये मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ ना, ये मैं सपोज कर लो करवा रहा हूँ अपना वेट स्टोर करवा रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है,
मैं 70 करवाता हूँ या 74 करवाते हैं, ठीक है। ये मुझे पता है, मेरे को पता है, मेरे खुदा को पता है कि यहाँ मैंने 74 जो वैल्यू स्टोर करवाई है, ये मैंने करवाई है अपने वेट की वैल्यू यहाँ पर। बट देखने वाले को तो ये लगेगा जी की वैल्यू, जी क्या है यार, किस चीज की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो बेस्ट चीज रहेगा कि यहाँ पर आप लिख दो वेरिएबल का नाम, वेट लिखो कि भाई 74 जो है मेरे पास वेट है। अब पढ़ने वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई 74 जो है वेट है। समझ आ गई है? तो आप लोग समझ आ गए कि वेरिएबल का नाम जो जितना आप वेल डिफाइंड और जितना आप मतलब कि मीनिंगफुल रख सकते हो उतना मेरे रखो तो बेहतर है। आप लोग खुद के लिए आसानी है, और जो कल को आप लोगों को कोड पढ़ता है तो उसके लिए भी आसानी होगी। वो आपको गाली नहीं देगा, बुरा भला नहीं कहेगा यार इसने क्या लिखा है क्या किया मुझे नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप इस तरह भी कॉमा सेपरेट भी आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। इस तरह करके भी आप असाइन कर सकते हो। ये भी एक तरीका था, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये अच्छा, ये जितने भी वेरिएबल्स अगर आप वार से डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर आप कोई वेरिएबल कौन से करना चाह रहे हो, लेट से करना चाह रहे हो तो उसको भी कर सकते हो। कौन से लेट में क्या डिफरेंस होता है इसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैंने आज डिस्कस कर दिया तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो बहुत डिटेल में जाएगा तो फिर नहीं हो सकेगा, मतलब चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो फायदा नहीं है। हम इसको कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्यूजिंग का पढ़ा भी छोटा सा हमने, इसको लेकर, या फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो अनडिफाइंड स्टोर करवाता है हम डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, और इसके अलावा डेटा टाइप्स के बारे में या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है, इन सब चीजों के बारे में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। एनीवन, कोशिश करेंगे हर क्लास के अंदर 4 से 5 मिनट हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर के रखेंगे ताकि जिसको कोई कंफ्यूजन वो क्लियर कर ले। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें प्लीज। क्लियर हो गया? माज, हारिस, हाफिज साहब, आयशा, फैजान, नो सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके। माज बोला है, सलाह गुंगा बोला है, खैर जस्ट किडिंग। नो, क्लियर है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे कोई छोटा मोटा से चीज मिलती जुलती जो मैंने आप लोगों को मिस कर दी हो, पढ़ाई ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि सर मतलब हम लोग ट्रू ये सब चीजें वेरिएबल्स ये सब चीजें असाइन होती समझ आ रही हैं, बट ये अनडिफाइंड और नल क्यों हम लोग डिफाइन करें, मतलब वैल्यू को दें। मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब कि वो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनकी आप वैल्यूज को ओवरराइड करवा सकते हो, ठीक है, दूसरे वेरिएबल्स के अंदर जाकर, जो मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया था कॉन्सेप्ट का, ठीक है। बट आप कभी भी खुद से कभी भी इस तरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम इस तरह के सिनेरियो होते हैं कि जब आप खुद से अनडिफाइंड वेरिएबल वैल्यू असाइन करवा दो किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका हर वेरिएबल जो है, अगर आपको उसके अंदर कोई वेरिएबल असाइन वैल्यू असाइन नहीं करा दो उस वेरिएबल के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड स्टोर करवा रही होती है, ठीक है। तो आप कभी भी इस तरह खुद से असाइन नहीं कराओगे, मतलब कि 5 या 2% केसेस आते हैं जब आप खुद से इस तरह असाइन करा रहे होते हो, आपको इस तरह का केस आ जाए तो आप करवाते हो, वरना आप नहीं करवाते। आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो, तो भी आप उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर हो रहा होगा। मैं अनडिफाइंड के अंदर मैं सेव करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर, तब भी आपको यहाँ पर अनडिफाइंड ही मिल रहा है। ये देखें यहाँ पर, ये रहा अनडिफाइंड, ठीक है, ये देख रहे हैं, तब भी अनडिफाइंड ही मिलेगा, ठीक है। नल आप लोग कब करवा रहे होंगे स्टोर, जब सपोज कर लें स्टार्टिंग में आपको इस वेरिएबल के अंदर, सपोज कर लो मेरे पास ये है स्टूडेंट का, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। आगे हम ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, एरे वगैरह पढ़ेंगे, 2 और भी हमारे पास आती हैं डेटा टाइप्स, तो उसको पढ़ेंगे, देन हम उसके ऊपर देखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग, एरे को हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और देन हम लोग ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब हम मोस्टली जब हम नल वगैरह वहां पे स्टोर करवा रहे होते हैं जहां पे हम लोग इनिशियली हमें नहीं पता होता कि क्या वैल्यू है, और हमें पता है कि आगे जाके इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर, बट स्टार्टिंग में आपको नहीं पता तो आप वहां पे नल स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आप लोगों को एक सिनेरियो देता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास ना मुझे 5 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाने, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सिनेरियो देता हूं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको यूज करते हुए आप लोग किस तरह स्टोर करवा सकते हो 5 स्टूडेंट्स के नेम। कोई एनीवन कोई बताएगा? 5 स्टूडेंट्स के मुझे नेम स्टोर करवाने हैं, तो मैं किस तरह करवाऊंगा? एनीवन? एरे बनाएंगे। एरे बनाएंगे। तो अब अगर सपोज को मैं एरे नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते? तो हम लोग ऑब्वियसली बात है, फिर हम जो हमने पढ़ा है उसको हम यूज करते हैं। std1 स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म st लिखा है, और उसको 1 करने के लिए, यूनिकली करने के लिए मैंने स्टूडेंट लिख दिया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे std1 ही लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिखते हो, उसका नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे std1 लिख देता हूँ, वरना नाम सोचने में टाइम निकल जाएगा। डुप्लीकेट करता हूँ, अभी 3 ही कर लेता, काफी है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 लिखते, यहाँ 3 लिखते, और लाजमी नहीं कि आपके हर उसके अंदर वेरिएबल का आपकी वैल्यूज
डिफरेंट हो, अभी सेम भी हो सकती है, किसी केस में आ सकती है, बट हम ये यहाँ पे यूनिक ही रखते हैं, ठीक है। ये आपके तीनों के नेम, अच्छा इसको रियलिस्टिक बना ही देते हैं, अली, हैदर, माज, सैफ, हाँ ये सबकी आ गए तकरीबन। यहाँ मैं इसको 4 कर देता हूँ, स्टूडेंट 4, और यहाँ इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट भी आप वो यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं, जैसे एसटीडी जो है मोस्टली स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म में यूज हो रहा होता है, मोस्टली डेवलपर्स को पता होता है, ठीक है। तो आप यहाँ यूज कर सकते हो, ये नहीं कि आप टीडी लिख दो, वो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। बट वैसे ही रहता है कि आप जितने बड़े वेरिएबल्स के नाम बेशक बड़े से बड़े हो, ठीक है, बेस्ट ये रहता है कि आप बजाय इसके कि आप यहाँ पे इस तरह करो, ये आपको टिप दे रहा हूँ और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, फिर कैरे को हम कल ही देख लेंगे, बस अभी मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या बोलने लगा था, ठीक है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे लिखो var x इज इक्वल टू 10 और फिर var y इज इक्वल टू 20, ठीक है, और देन उसके बाद यहां पर ऊपर आप लिखो कि हेयर x इज द वैल्यू ऑफ अली एज, ठीक है, ठीक है, एंड y इज द वैल्यू ऑफ माज एज, ठीक है। मतलब कि इस तरह करने के बजाय कितना ही अच्छा हो जाए कि आप इस तरह का लंबा चौड़ा, आप MAZ है माल, आपकी स्पेलिंग क्या है, मुझे यहाँ पे करेक्शन दे रहा है, आई थिंक MAAZ है जो भी है। अच्छा तो यहां पर बजाय कितना लंबा आप लिखने के बजाय अगर आप इसको इस तरह ही कर लो, एज माज एज माज, आई थिंक जबरदस्त है, क्या है मुझे नहीं पता, MAZ कर लेते हैं। मैं किसी और का नाम लिख देता हूँ, हारिस का लिख देता हूँ, हारिस एज, ठीक है। तो ये बेस्ट है या ये इतना लंबा पैराग्राफ लिखकर और फिर वेरिएबल्स के नाम अजीब अजीब से दिए, ये बेस्ट है, ऑब्वियसली बात है, ये बेस्ट है। आप इस अली एज को आप कहीं यूज भी करोगे ना तो नीचे इसको देख के पता चल जाएगा, कहीं इसको नीचे यूज करोगे ना, आपके बहुत बड़ी फाइल नीचे नेम वेरिएबल का नाम अली एज आएगा, उसको पता चलेगा अली की एज की वेरिएबल है, ठीक है, ना कि आपको फिर ऊपर आना पड़ेगा एक्स के ऊपर, फिर ऊपर आके इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ेगा कि यार एक्स में जो वैल्यू है अली की साइन हुई है और वाई में जो वैल्यू है वो मास की या हारिस की साइन हुई है। तो आप लोगों को समझ आ रही है, वेरिएबल्स के नाम जितने मीनिंगफुल, जितने आप रीडेबल रख सकते हो उतने रीडेबल और मीनिंगफुल रखो, ठीक है, आपके खुद के आसानी के लिए। बस आज की क्लास को यहीं पे एंड कर दें, किसी को क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एनीवन? सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, मुझे वो नेट चले गया था। कहाँ बताना, कहाँ से रिपीट करेंगे, पूरी क्लास को रिपीट करने से लाभ है? यही नेम वेरिएबल में जो आप इससे पहले समझा रहे हैं यार, इसमें मैंने सिंपल से ये बताया है कि आपका जो नेम जो है, मतलब आपका जो वेरिएबल्स हैं वो आप लोग बजाय इसके कि आप जो है इस तरह के एक्स वाई वेरिएबल्स के नाम रखो, ठीक है, उसके बजाय आप सिंपल एक्स वाई मैंने लिखा, एक्स लिखा और वाई लिखा, अब यहाँ वैल्यू तो स्टोर हो जाएंगे, आपको जावा से भी कोई एरर थ्रो नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, कंपाइल भी कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। बट मुझे यहाँ पे और ऊपर मैंने इस तरह कमेंट लिख दिया कि भाई एक्स में जो वैल्यू है वो अली की एज है और जो वाई में वैल्यू है वो हारिस की एज है, ठीक है। बट अब सही है, चलो ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया। अब नीचे में कहीं यहाँ पे सपोज करो आपके भी 60 लाइन ऑफ कोड हुआ है, ठीक है, नीचे आपका 4000 5000 लाइनों का कोड हो जाए फाइल के अंदर, अब आप बॉटम पे जा रहे हो, आपको आपका वो वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स या वाई, अब आपको क्या पता है एक्स और वाई में क्या पढ़ा हो, जाहिर सी बात है ह्यूमन है, भूल सकता है, ठीक है, भुलक्कड़ का मेथड कोई हो तो भूल जाएगा फौरन से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा, ठीक है, अब आप कहीं भी आपके पास वो वेरिएबल यूज हुआ हो ना, आप सिंपल यहाँ जिस तरह मेरे पास इज एडल्ट है, इसमें कंट्रोल प्रेस करूंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा, उस वेरिएबल के ऊपर ले जाएगा जहां पे उसकी असाइनमेंट हो रही होगी, ठीक है। ये सिर्फ वेरिएबल्स के लिए नहीं, आप फंक्शन वगैरह के नेम वगैरह भी डिक्लेयर करोगे उसके लिए भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आऊंगा, अब यहाँ पे देखो इज एडल्ट, तो मुझे यहाँ नीचे भी पता चलता है कि इज एडल्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। बट अगर मैं कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल सपोज कर लो, यहाँ मैंने डिक्लेयर किया था, कहाँ गया, वेयर इज एक्स वाई, कौन चले गया एक्स वाई, ये एक्स वाई, ठीक है। इस एक्स वाई को उठाकर सपोज करो मैं टॉप ऑफ द फाइल लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे आकर मैं इसको लॉक करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्स को और कॉमा वाई करके दोनों को करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता एक्स क्या है, क्या है एक्स यार, मुझे नहीं पता, इवन कि आप इसके ऊपर ना
इस तरह करोगे माउस तो आप उसकी टाइप भी बताएगा। कॉलन के बाद जो आपको लिख रहा है ना यहाँ पर नंबर, तो इसका मतलब इसमें नंबर स्टोर हुआ है। आप इसके ऊपर कंट्रोल और होवर करोगे तो आपको उसकी दिखाता हूँ, अभी आया था क्यों नहीं आ रहा, कंट्रोल और होवर, कंट्रोल होवर करोगे तो आपको उसके नीचे उसकी वैल्यू भी असाइन हुई मिलेगी कि एक्स का मुझे 10 असाइन है, पर फिर भी आपको ये नहीं पता चल रहा है क्या एक्स है क्या, ठीक है। फिर आप इसमें क्लिक करोगे कंट्रोल प्रेस करके, आपको इसके साइड पे ले जाएगा, ऊपर जाकर पढ़ोगे एक्स की अंदर जो वैल्यू अली की एज है। तो बजाय इसके कि आप लोग ये करने के बजाय आप इसको क्यों नहीं इस तरह लिख देते कि अली की एज है अली एज या अली एज और हारिस एज, एज, तो आपको कितना आसान हो जाएगा पढ़ने में भी। आप यहाँ पे नीचे जाओ और यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे आप अली एज और यहाँ पे हारिस एज, आप थोड़ा सा भी लिखोगे ना HAR, तो ये जो आपका एडिटर होता है या आईडी होती है, इसकी खूबसूरती होती है कि आपको सजेशन वगैरह दे रहा होता है। देखो आपको हारिस एज मिल रहा है यहाँ पर, इस पर आप टैप प्रेस कर दो इसको सिलेक्ट करते हुए या एंटर प्रेस कर दो, आपको ये देने लग जाएगा, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, मैं कट कर देता हूँ यहाँ से या कमेंट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ते हुए भी समझ में आ रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर अली की एज स्टोर है और उसमें हारिस की एज स्टोर है। आपको कोई होवर करने की कोई चीज भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वैल्यू देखना चाह रहे हो तो आप इसके अंदर वैल्यू होवर करके वैल्यू देख सकते हो, इसमें 20 असाइन है। तो ये सब चीजें थी, आप लोगों को होपसो ये चीजें क्लियर हो गई। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम क्लास को एंड करें। एनीवन? नो? ओके, चलें फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और इनकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा जो वेरिएबल वाला जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। ओके बाय, खुदा हाफिज। स्टॉप शेयरिंग, आप लोग जा सकते हैं।